सीआईए वो मोदी जी को कुछ असैसिनेशन करवाना चाहती है। मैं इसमें क्या कहूँ, देखिए आप हंस रहे हो। इस तरह की फेक भ्रामक कॉन्स्पिरेसी थियोरीज को चलाते हैं। बांग्लादेश आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है। बे ऑफ बंगाल में जो हाइड्रोकार्बन्स के जो रिजर्व्स हैं, वेस्ट ये नहीं चाहेगा कि इंडिया उनको एक्सप्लोर करे। बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिकन्स का इंटरेस्ट है उसमें 3 फैक्टर्स हैं। क्या आप कैपेबल नहीं हो अपने इंटरेस्ट उनको कन्वे करने के लिए? तालिबान से हम क्या चाहते हैं? आपको क्या देवबंदी मौलवियों की और उनके आकाओं की, मौलानाओं की जरूरत है? एक भी स्टेटमेंट दिया पश्तून इश्यूज के ऊपर हमारी सरकार ने? इनका जो छोटा सा एक जो लिमिटेड सर्किट है चाटुकार बाबुओं का, ब्यूरोक्रेट्स का, उसके कहने में ना चले। तो क्या हमको बगराम एयरबेस नहीं मिलेगा? आपको अगर मिल भी गया तो आप करेंगे क्या उसका? ताश के पत्ते खेलने तो जा नहीं रहे वहां पर। पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे। दरअसल भारत की एक बड़ी समस्या है, भारत को ये सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध, इन शब्दों से बड़ा प्यार है। हमें थोड़ा शोर कम मचाना चाहिए। विश्वगुरु का हम शोर मचाते हैं। आप अपने हाउस को तो पहले इन ऑर्डर लेकर के आए। अपनी नालियां देखें, अपनी सड़कें देखें, वहां पर तो आप कुछ कर नहीं रहे। आपने 2 महीने पहले जो सड़कें बनाई हैं वो आपकी टूट रही हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, थैंक यू सर, वेलकम बैक। थैंक यू। और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अगेन। जब हम बहुत टाइम नहीं हुआ है, जब हम पिछली बार मिले थे हमने इजराइल के ऊपर डिस्कशन किया था। अभी थोड़ा वापस इंडिया के ऊपर आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बट मैं शुरुआत इससे करना चाहूँगा क्योंकि एक न्यूज़ जो है वो बहुत वायरल हो रखी है इंडिया में, और ये है कि रशिया और इंडिया के एजेंट्स ने मिलके एक यूएस के स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर थे बांग्लादेश में, उनको मार दिया, जो कि ये बोला जा रहा है कि वो मोदी को असैसिनेट करने के लिए यहाँ पे इंडिया में आए थे। तो इस टाइप की स्टोरी है, वो बहुत वाइडली कोट की गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत सारे लोगों ने उसको चलाया है। सोशल मीडिया पे तो ऑफ कोर्स एक पूरी आर्मी है जो उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर रही है। सो आपकी एज ए एनालिस्ट आपने बहुत लोगों से बात भी की होगी, सरकार में भी, और आपके कॉन्टैक्ट्स सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी हैं, रशिया, इज़राइल और भी कंट्रीज़ के लोगों से आप एक्सचेंज करते रहते हो। थिंक टैंक्स में भी हैं, ऑफिशियल पोजीशंस में भी लोग हैं। तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली या एनालिसिस आपको मिला इस न्यूज़ के बारे में? आप हंस रहे हो। मैं इसमें क्या कहूँ, देखिए ऐसा है कि आजकल हमारे समाज में जनरली इस जो दौर चल रहा है उसमें लोगों के जीवन में चिंताएं बहुत हैं, तनाव और टेंशन्स बहुत हैं। कोई पारिवारिक समस्याओं से परेशान है, कोई व्यक्ति कोई आसपास की चीज़ों से परेशान है। तो हर व्यक्ति एंटरटेनमेंट ढूंढता है और हर व्यक्ति को एंटरटेन होने का, एंटरटेनमेंट के रास्ते ढूंढने का पूरा अधिकार है। मैं उसका विरोध नहीं करता। देखिए मैं क्यों चाहूँगा कि कोई अपने आप को एंटरटेनमेंट से महरूम रखे, ठीक है। अब हो क्या गया, चूँकि आजकल जो ट्रेडिशनल मोड्स हैं एंटरटेनमेंट के, चाहे वो बॉलीवुड हो, वो शायद उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे, तो लोग कुछ क्रिएटिव तरीके से, कुछ इंटेलेक्चुअल तरीके से एंटरटेनमेंट के रास्ते ढूंढ रहे हैं। और जासूसी कहानियां तो शुरू से ही जो है इस मामले में बड़ी रही हैं, उसकी एक अपील रही है। पहले कुछ चीप टाइप के नॉवेल्स आते थे, जासूसी कहानियां इस तरह से। अब वही कई सारी चीज़ें आजकल थोड़े अलग पैकेजिंग के साथ पॉडकास्ट वगैरह पर आती हैं। तो नहीं, मतलब आप हंस रहे, आप भी एंटरटेन हुए, मैं आपके पूरा मैं सम्मान करता हूँ उस चीज़ का, बट मैं बस अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति ये क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा किसी को मारा वहाँ पर जा कर के, और वो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी खबर किसने दी उनको? उनको क्या रॉ चीफ ने फ़ोन किया था, CIA के चीफ ने फ़ोन किया था, या मोसाद चीफ ने फ़ोन किया, FSB चीफ ने फ़ोन किया था? क्योंकि ये जिस तरह की बात है, मतलब या तो बहुत ही टॉप मोस्ट लेवल के ऊपर, मतलब जो है ना, किसी ऐसे व्यक्ति का फ़ोन आना चाहिए जो बहुत ही खास किस्म की जानकारी रखता हो। अब वो जो व्यक्ति ये कह रहे हैं, उन्हीं को क्यों फ़ोन किया इस व्यक्ति ने? अगर इस किसी XYZ व्यक्ति को इतने बड़े बड़े लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारी एजेंसीज़ को तो सबसे पहले तो उससे अलर्ट होना चाहिए कि भाई ये क्या है, कोई इंटरनेशनली इंटेलिजेंस में ट्रेड कर रहा है, आर्म्स डीलर है, कोई कोवर्ट एसेट है, क्या है? और सेकेंडली ये कि देखिए ऐसा है कि एजेंसी, अगर कोई ये कहता है कि साहब मेरे विश्वस्त सूत्रों से या मेरे कॉन्टैक्ट से एजेंसीज में,
एजेंसीज का काम करने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग जब एकेडमिक कम्युनिटी के अंदर इंटेलिजेंस को स्टडी करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है नीड टू नो बेसिस। तो सारी दुनिया की जो एजेंसीज हैं वो साइलोज में काम करती हैं, उनके अंदर इन्फॉर्मेशन को नीड टू नो बेसिस पर शेयर किया जाता है। एक विंग को भी पता नहीं होता दूसरा विंग क्या काम कर रहा है क्या। तो इस तरह की कोई चीज़ें जो होती है ना, वो रैंडमली किसी एजेंसी की कोई रैंडम विंग अगर उसको ऑपरेट करता है तो हो सकता है कि पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि दूसरे विंग्स को पता भी ना हो ये ना। और कई बार ये भी होता है कि जो विंग ऑपरेट कर रहा था उसके भी एजेंट्स रोग निकल जाते हैं तो उनको भी पूरी चीज़ें पता नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की जो खबर लोग जो चल रहे हैं, मेरी नज़र में तो शायद उनकी एकेडमिक वैल्यू उतनी ही है कि आप चाय या परचून की दुकान पर बैठ करके शाम को जब थक हार करके आते हैं तो ठीक है, थोड़ा अपना दिल बहलाने के लिए जो है अपनी जो भी आपको ज़्यादा जानकारी है नहीं, अपनी पूरी अशिक्षा के साथ जो है आप छोटा मोटा कुछ अपने को टटोलने के लिए डिस्कशन कर लेते हैं और ख़ुद को ये कन्विंस कर लेते हैं कि आप भी नेशनल सिक्योरिटी पर या उस पर बड़े ज्ञानवान हैं, जागृत हैं। उससे ज़्यादा मुझे इसकी कोई यूटिलिटी लगती नहीं है। तो और दूसरा, अगर मैं लॉजिकली भी देखूँ इस चीज़ को, तो यार मुझे एक बात बताओ, आप ढाका में किसी को मार रहे हो, वो ढाका में बैठा बैठा वो आदमी एससीओ समिट कहीं और हो रही है, वहाँ पर कैसे क्या, मतलब कोई कनेक्शन मुझे इस चीज़ का दिख नहीं रहा। ना किसी मेन स्ट्रीम क्रेडिबल न्यूज़पेपर ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, इसके ऊपर कहीं कोई किसी किस्म का जो है ना कोई क्रेडिबल स्टोरी, ना किसी रेप्यूटेड जर्नलिस्ट ने ऐसा किया, ठीक है। और उसके अलावा ना ऑफिशियली कहीं से भी इसके बारे में कोई बात आई है। बस एक वो पीएम का स्टेटमेंट था कि भाई मेरे आने की खुशी है या जाने की खुशी है, उसको कई लोग बड़े भावुक हो जाते हैं तो वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, तो ठीक है वो करें, लेकिन बट फॉर मी इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ एंटरटेनमेंट। उससे ज़्यादा इन चीज़ों में कोई तथ्य नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद अगर आप एक इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स बना रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, तो कई बार आपको इस तरह की भ्रामक बातों से सावधान भी रहना चाहिए। और एक और चीज़ लास्ट, कई बार चीज़ें प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भी की जाती हैं। प्रोपेगेंडा कई सारे एक्टर्स फैला सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी फैलाती हैं, एजेंसीज़ भी फैलाती हैं, उनके कई तरह के पर्पस सब होते हैं, कहते हैं ना। और जब एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो बैठा हो, मतलब उस प्रोपेगेंडा को कंज्यूम करने के लिए, तो इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स छोटे मोटे किए जाते हैं। कई लोगों की दुकानें चल जाती हैं, पॉडकास्ट चल जाते हैं, कई लोग एंटरटेनमेंट उनका हो जाता है, कहते हैं ना। तो क्या मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है कि भाई, क्योंकि ये रेबटल सरकार की तरफ से भी नहीं आया डिस्पाइट इतनी तेज़ी से ये न्यूज़ वायरल हुई है और बहुत लोग विश्वास कर रहे हैं, तो एक वो क्लोज भी है ना फर्स्ट अमेंडमेंट में हमारे यहाँ पे कि अगर कोई कुछ भी ऐसा आप करते हैं जिससे फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ कुछ, तो अगर मतलब देश में ये माहौल क्रिएट हो रहा है कि CIA जो है वो मोदी जी को कुछ असैसिनेशन करवाना चाहती है, तो ये तो रिलेशन ख़राब करने का एक बहुत ही ब्रीडिंग ग्राउंड जैसे इमरान खान ने तैयार किया एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पाकिस्तान में जो पहले से भी था और अभी भी इंडिया में भी थोड़ा है बिकॉज ऑफ रिलेशंस जो उतने अच्छे नहीं हैं। तो ये तो मतलब उस पे फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस पे भी इम्पैक्ट डालता ही है ये सब चीज़ें जब होती हैं। तो सरकार की तरफ से भी कुछ रिबटल नहीं आया कि नहीं ये बात एकदम झूठी है या ऐसा कुछ है, तो सरकार क्यों नहीं रिबटल देगी अगर ये सच्चाई नहीं है? तो आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। डेफिनेटली जो प्रोपेगेंडा डोमेन है उसमें इस तरह की बातें आपके रिश्ते ख़राब करती है दूसरे मुल्कों के साथ। जैसे बीच में भी हुआ था कि चीन के साथ में हमारी सरकार की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट थी, सरकार एंगेजमेंट करना चाह रही थी, बातचीत करना चाह रही थी, और यहाँ पर एक बाढ़ आ गई बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह, जो है कि कई सारे लोग इतनी जो है एंटी चाइना जो है रेंटिंग पूरा शुरू कर दिया, ये कर आधी सच आधी झूठी खबरें जो है से, और उस चीज़ ने इम्पैक्ट डाला, मतलब कि आपका पूरा कंट्री के अंदर जो नेशन वाइड प्रोपेगेंडा जो जनरेट कर रहा है, और आजकल ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। लाइकवाइज अमेरिका के केस के अंदर भी देखिए आपके रिश्ते एक बहुत ही एक कहता है ना एक दर्दनाक फेज़ से गुजर रहे हैं अमेरिका के साथ। शायद अभी सबसे वर्स्ट फेज़ आपका रिश्तों का होगा क्या, जैसे जो पहले जो हुआ करता था कुछ टाइम वो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह के टाइम में या 71 के टाइम में, उन सब के बाद अभी फिर एक बड़ा एक वर्स्ट फेज़ आया है। और इसमें डेफिनेटली कुछ खामियां हमारी डिप्लोमेटिक लेवल पर हैं, इस चीज़ को मानना पड़ेगा हमें, इस चीज़ को, है ना। तो ये केवल ये नहीं है कि US की वजह से या ट्रंप की पर्सनल
कुछ ईगो क्लैशेस हैं, उस पर मैं आऊँगा, मैं उस पर मैं बिल्कुल आऊँगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे हालात में अगर इस तरह के जो ये बहुत ज़्यादा जोशीले हैं लोग जो अपना यूट्यूब पॉडकास्ट के ऊपर या फिर जो है चैनल्स के ऊपर इस तरह की फेक भ्रामक कॉन्स्पिरेसी थियोरीज को चलाते हैं, और जो उनके पीछे बैठे हुए लोग जो हैं, जो इनको चलवाते हैं, कह सकते हैं इनको मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं, इस तरह की बातें चलवा के, शायद उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इससे आप एक डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली इनका इम्पैक्ट होता है। और जो विदेशी एजेंसीज़ हैं वो इन चीज़ों पर नज़र रखती हैं, उनके यहाँ पर अफसर बैठे हुए हैं जो पॉलिटिकल अफेयर सेक्शन को देखते हैं, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि कंट्री के अंदर क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है कंट्री के अगेंस्ट। तो आई थिंक जो है ना कि ये बड़ी सेंसिटिव और बहुत डेलिकेट चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मतलब इन चीज़ों पर मैच्योरिटी के साथ पेश आना चाहिए और इस लेवल पर नहीं जाना चाहिए, क्या ना। अच्छा ये बताइए सर, अब हम यूएस की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि जो रिलेशन ख़राब होने की कहीं ना कहीं शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, बट ब्रेकडाउन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं वहाँ से हुआ जब ट्रंप ने अनाउंस किया सीज़ फायर अपनी तरफ से कि इंडिया पाकिस्तान का सीज़ फायर हो गया है। हमने बहुत लॉन्ग डिस्कशन किया और यहाँ पे लोगों को चल रहा था कि यही अब तो युद्ध हो रहा है, और लिटरली उसके बीच में ट्रंप ने अनाउंस कर दिया। ट्वीट आता है उसका 5-6 बजे के आसपास उस दिन, और उसके बाद फिर इंडिया की तरफ से आया नहीं ट्रंप का कोई रोल नहीं था। एंड वो अभी भी इंसिस्ट करता ही हर इंटरव्यू में वो इंसिस्ट करता है कि मेरा रोल था। अब दूसरा क्लेम जो था कि उसने अभी रिसेंटली क्लेम किया था कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा। हमारे यहाँ पे जो रेबटल आया वो आया कि ट्रंप और मोदी की तो कोई बात ही नहीं हुई फ़ोन पे। मतलब बता कितने स्पेसिफिक तरीके से डिनाई किया जा रहा है। तो ठीक है भाई, बात नहीं हुई तो, लेकिन आपका जो एम्बेसडर है वो जो ट्रंप का यार है एकदम, वो मिलने आया ना मोदी से, क्या पता उनसे बात हुई हो, क्योंकि ट्रंप का बोलने का तरीका मतलब वो है ना उस तरीके का कि मेरे को बोला था उसने। तो अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है, अक्टूबर के जो लास्ट परचेजेस हैं रशियन ऑयल के, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए हैं। तो वो तो चलो खैर अभी अगर नहीं भी हुए होंगे या होंगे वो पता चल जाएगा 1-2 महीने में, क्योंकि उसने बोला है साल के अंत तक बहुत ड्रास्टिकली कट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे अगर ये क्लेम सही है ट्रंप का, जो कि दिखता लग रहा है, तो हम ये कैसे कहें कि वो जो क्लेम था सीज़ फायर वाला वो गलत था? और अगर हमने उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट था या उसकी टीम का इन्वॉल्वमेंट था सीज़ फायर कराने में, और अगर हमने मना किया, उसकी ईगो को हर्ट किया, या हमने झूठ बोला, प्रोपेगेंडा फैलाया एज अ कंट्री जस्ट टू प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि भाई मोदी जी की इमेज को धक्का पहुंचेगा अगर ऐसे हुआ तो फिर ये जो पूरी फॉरेन रिलेशन जो यूएस के साथ हमारे ख़राब हुए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा ये, क्योंकि एक दिन ये चीज़ बाहर आएगी। वाजपेयी के समय जो हुआ वो भी बाहर आया था, जो मनमोहन सिंह के समय हुआ वो उनके जाने के बाद बाहर आया, लेकिन आता ज़रूर है। ये सब चीज़ें कभी छुपी नहीं रह सकती, तो ये चीज़ भी बाहर आएगी। तो ये कितना बड़ा मतलब, क्योंकि अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि ट्रंप की गलती है, लेकिन अगर वो रशिया वाला ऑयल का उसका जो ट्वीट है या जो क्लेम है अगर वो सही है, तो सीज़ फायर वाला अगर सही हुआ तो फिर कहाँ, मतलब ये तो फिर हमारे ऊपर ही आएगा ना सारा ब्लेम कि हमने ख़राब किए रिलेशंस। देखिए, इस मुद्दे के 2 पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रंप अपने आप में एक पहलू है, ठीक है। ट्रंप अपने आप में एक, उसको कहते हैं ज़ात में कायनात, यूनिवर्स इन इटसेल्फ, ठीक है। तो ट्रंप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए या भारत सरकार के लिए कौतूहल या उत्सुकता का विषय नहीं है। ये वहाँ के उनके अपने स्टेट डिपार्टमेंट के लिए, उनके सेक्रेटरी ऑफ आपका पेंटागन के लिए, उनके सबके लिए एक बहुत बड़ी कहते हैं कि अनबुझ पहेली है, ठीक है ना। तो लेकिन अब वो हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनका एक ख़ास अंदाज़ है, ख़ास एक तरीका है, विम्स एंड फैंसीज़ हैं उनकी तरह से। अब आप याद करें जब तुलसी गबार्ड ने कह दिया था कि भाई हमें तो ईरान के पास कुछ इस तरह के जो वेपन्स नहीं मिले हैं आपके जो ना न्यूक्लियर का, तो उसके बाद ट्रंप से पूछा गया, उन्होंने कहा कि अच्छा, शी सेड दैट, वेल आई डोंट नो, उसने ऐसा कुछ कहा गया कि इट डजंट रियली मैटर। तो फिर वो अपनी खुद की जो इंटेलिजेंस चीफ की अगेंस्ट जा सकता है, उसका जो स्टाइल जो है, अपने उसकी डीलिंग्स जेलेंस्की के साथ में देखी हैं,
नाइजीरिया के साथ वो क्या कर रहा है, वेनेजुएला के साथ वो क्या कर रहा है। तो इन सब से एक बात तो तय हो जाती है कि ट्रंप एक बड़ी खास किस्म के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अब उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ग्लोबल डिप्लोमेसी पर पड़ रहा है और कई सारे कंट्रीज़ ने तो उनके इस टेम्परामेंट को देखते हुए एक स्पेशल तरीके से जो है उसको टैकल करने के अपने तरीके निकाले हैं, ठीक है। पहला तो ये बात है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि शायद हमसे इस मामले में चूक ये हुई कि हम लोग जो हैं, मतलब एक जो कहते हैं ना, एक आप डिप्लोमेसी के अंदर बड़े न्यूएंसेस होते हैं, ठीक है, कि आप किन के साथ डील कर रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि ऑफिशियली आप क्या साइन कर रहे हैं या क्या क्लॉज है, क्या उसमें कई सारी इंटरपर्सनल चीज़ें होती हैं, ठीक है। कि और उसके लिए कहते हैं किसी की प्रोफाइलिंग करना। देखिए मैं जैसे आज किसी से मिलने जा रहा हूँ तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो कैसा, मैं जानना चाहूँगा कि वो कैसा आदमी है, किस बात से वो चिढ़ जाता है, क्या बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है, क्या खाता है, क्या। ये एक प्रोफाइलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। तो कहीं ना कहीं हम शायद उसकी जो प्रोफाइलिंग है ट्रम्प की पर्सनैलिटी की, उसको समझने में हमसे चूक हुई। मैं उसके बाद में रियल उस पर भी आ रहा हूँ उसके वो, और हमारा उसको मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी एक डिप्लोमेटिक ब्रास या फिर ये उनका काम होता है, एजेंसीज का काम होता है, डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट है उसका काम होता है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी चूक हुई। अब देखिए जैसे ये रिपब्लिकन्स हैं, ठीक है, रिपब्लिकन्स का जो स्टाइल है अमेरिका के अंदर आप देखें तो ट्रम्प के पूरे कैंपेन का प्रीमाइस ये था कि ही हेटेड ब्यूरोक्रेसी। उसने कहा था कि मैं डीप स्टेट के अंदर काम कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। अमेरिकन डीप स्टेट मीन्स वहाँ की ब्यूरोक्रेसी। तो इनका जो अप्रोच है ना, ये फ्री माइंडेड कैपिटलिस्ट किस्म के, उस किस्म के व्यापारी किस्म के लोग हैं, इन्हें ब्यूरोक्रेटिक तरीके पसंद नहीं आते हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं उनका तरीका अलग था, वो एक ब्यूरोक्रेटिक बिल्कुल रूल ड्रिवन सिस्टम से चलने वाले लोग थे। अब ट्रम्प की ये चॉइस थी। अब हमारे यहाँ समस्या क्या है, देखिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी पूरी ज़िंदगी ब्यूरोक्रेसी में रहे, ही इज़ अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट। आपके जो एम्बेसडर्स अमेरिका के अंदर हैं वो भी एक करियर ब्यूरोक्रेसी से आए हैं कैसे। तो उनका एक काम करने का जो स्टाइल है बड़ा खास, एक स्पेसिफिक स्टाइल है, वो विद इन फ्रेमवर्क काम करते हैं, कन्फाइंस काम करते हैं, जो कि रिपब्लिकन सेटअप के साथ अलाइन नहीं करता है। तो वो इश्यूज भी इसके अंदर बहुत काफ़ी स्ट्रांगली आए हैं, ठीक है। तो एक तो ये चूक कि कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा सा इस व्यक्ति के टेम्परामेंट को अंडरस्टैंड करने में और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने में कमी रह गई। और एक हाइंडसाइट का भी एक विषय रहा होगा ना, क्योंकि पहले जो 4 साल थे मैं उसमें बहुत अच्छा रिश्ता रहा। मैं उस पर आ रहा हूँ, उस चीज़ के ऊपर है ना। ट्रम्प आपने देखा एक बहुत ही एक कहते हैं ना वॉलेटाइल पर्सनालिटी है। जब ट्रम्प इलेक्शन हो रहा था तो यहाँ पर कई लोग यज्ञ कर रहे थे कि ट्रम्प जो है अब सनातन के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है। पहले जो अब की बार ट्रम्प सरकार, उसके बाद एकदम यू टर्न हुआ। तो ट्रम्प एक उसकी पर्सनैलिटी में एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, एक वॉलेटिलिटी है। तो कहीं ना कहीं शायद हमको इस चीज़ को समझना था और ये चूक एक हमारी तरफ से रही। अब दूसरा पहलू, अमेरिका इंडिया के रिश्तों की आपने बात की, ऑपरेशन सिंदूर का एक संदर्भ देते हुए देखिए ऐसा है कि ऑफिशियल मीडिएशन जो होता है वो एक अलग प्रक्रिया है। जब कोई कंट्री कहता है कि भाई ठीक है कि मैंने इनके बीच में सीज फायर करवाया इन द कैपेसिटी ऑफ ऑफिशियल मीडिएटर, ठीक है, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, वो एक अलग व्यवस्था है जिसके अंदर कि दोनों देश ऑफिशियली किसी तीसरे मुल्क को एज ए मीडिएटर स्वीकार करते हैं और वो पूरी हर चीज़ ओपन डोमेन में होती है और वो उनके बीच में जो भी बातचीत है या सीज फायर है वो करवाता है, ठीक है। वो एक अलग डोमेन है, ठीक है। अमेरिका हमारे बीच में ऑफिशियल मीडिएटर नहीं है। हम लोग इस चीज़ को बायलैटरली सॉल्व कर रहे हैं। वो डिसीजन शिमला समझौते के अंदर ही हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरह की बड़ी वैश्विक घटनाएं होती हैं, पर्दे के पीछे कई सारी फोर्सेस है ना वो एक्टिव रहती हैं, ठीक है ना। अब जैसे जब ये चल रहा था तब ईरान के और सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर्स भी यहाँ पर आ रहे थे, जा रहे थे से। और ये चूंकि ये जो खिता है, ये जो रीजन है, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, ठीक है। तो दोनों के पास न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है वो तो न्यूक्लियर लेवल पर एस्केलेट हो सकती है। तो इससे विश्व की जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं उनका इसके अंदर इन्वॉल्व होना, उनका जो है इसको लेकर के कंसर्न होना, चिंतित होना एक लाजमी बात है, ठीक है। वो इन्वॉल्व होते हैं। मगर ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, पर्दे के पीछे चलती हैं, कोवर्ट डोमेन्स में चलती हैं। तो आइडियली देखिए अब हमें करना ये चाहिए था कि उस चीज़ के अंदर जो है ना, अगर उसने कहा कि भाई ठीक है आपका सीज फायर, पहली बात तो आई थिंक वो नौबती क्यों आई कि उसको ये कहना पड़ा क्या जैसे कि बेटर तो सबसे बेहतर तो ये होता कि उससे पहले ही हम लोग इसको इस तरह से टैकल कर सकते थे कि ये अगेन वही आ जाता है कि समझने में गलती हुई, क्योंकि जब आपको पता है कि वो बंदा सबसे पहले क्रेडिट लेने भागेगा तो आप पहले ट्वीट कर दो। आप ये कह सकते हो कि भाई ये पूरा क्राइसिस डिफ्यूज़ हुआ, हमें इसकी खुशी है। और इसके अंदर जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स थे या जो हमारे फ्रेंड्स हैं
उनको हमारी तरफ से बड़ा धन्यवाद, ईरान को, सऊदी को, और हमारे जो स्पेशल फ्रेंड है ट्रम्प, उनको इसके लिए बड़ा धन्यवाद। उन्होंने पाकिस्तान को समझाया इस तरीके से, आप फ्रेम कर सकते थे, फ्रेम करके उसके अंदर आप कहीं ये वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं कि वो ऑफिशियल मीडिएटर है और उसने मीडिएटर की हैसियत के तौर पर सीज फायर करवाया, उसको आप यूज नहीं कर रहे हो। और अगर आप ये कहते हो कि भाई ठीक है हम धन्यवाद देते हैं, हमारे स्पेशल फ्रेंड है अमेरिका और उसके अंदर इसको डिफ्यूज करवाने में, तो उसमें कौन सी आप छोटे हो जाते हो। भाई देखिए, अमेरिका एक ग्लोबल पावर है, डेफिनेटली हम भी जानते हैं, जिस तरह से चीन है, रशिया है, और उनका जो कंपैरेटिव स्टेटस है इंडिया के मुकाबले, डेफिनेटली वो दे आर बिग पावर्स, मतलब वो चीज़ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं, उनका हर इलाके में एक से है, चाहे वो वेस्ट एशिया हो चाहे ये हो। और अगर हम ये बात कहते हैं तो ये तो शायद कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी हमारी एक बड़ी खुली हुई सोच को और एक फ्लेक्सिबिलिटी को और स्मार्ट डिप्लोमेसी को शो करता। और तो उसमें बात फिर वही आ गई जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि ये रही कि हम उसके व्यक्तित्व को समझ नहीं पाए। मतलब जो है ना, अभी आप देखिए वो जापान गया था, जापान की जो नेशन हेड है उसने आई थिंक इसको नोबेल के लिए सपोर्ट कर दिया, दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट दिए। तो जापान एक इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, जापान मजाक तो नहीं है। तो ये लोग भी जो ट्रम्प को जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो ये पीछे पूरा होमवर्क करके कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी तो पता है कि भाई इनको अमेरिका से, अब ऐसा तो है नहीं कि आप अमेरिका से बात करना ही बंद कर दें बिकॉज वहाँ ट्रम्प बैठा है। जब तक वो है आपको तो उसी से डील करना है, इलेक्टेड उनका प्रेसिडेंट है कैसे, तो उसके लिए फिर आपको अपने तरीके निकालने होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एग्रीड, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ट्रम्प जो है उन्हें बोलने का उन्हें पता नहीं रहता, वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, वॉलेटाइल हैं, सब कुछ हैं। लेकिन अब चूंकि हमें उनसे डील करना है, हमें उनसे एंगेज करना है, जैसे ग्लोबल पावर है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमें ये थोड़ा सा इस पर मेहनत करनी चाहिए थी कि हम रूटीन जो तरीके हैं हमारे, जो बिल्कुल कहते हैं ना एडहॉक बेसिस पर चले आ रहे सरकारी, उन चीज़ों से बाहर निकल के कि कैसे इस आदमी के साथ डील करें। और अगर ये बात हम कह देते उसके सीज फायर के पहले, उसके स्टेटमेंट के पहले, तो शायद ये बात आती ही नहीं। आज वो हर जगह जाकर के ये कह रहा है कि मैंने करवाया, इसका मतलब वो जानबूझ करके आपको एम्बैरेस कर रहा है, ठीक है। और फिर आप उसके बाद देखें, उसके बाद भी जो कई सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स आए हमारे, जो हैं आई थिंक CDS का स्टेटमेंट कुछ और आया था प्लेन्स के गिरने के ऊपर, फिर जो एक हमारे डिफेंस अताशे थे वह उधर मलेशिया, वहाँ पर उनका कुछ और स्टेटमेंट आया। तो कहीं ना कहीं तो हम भी तो इसमें जो है ना बड़ा फंबल कर रहे हैं, जो एक क्या नैरेटिव देना है। ऑपरेशन सिंदूर के होने के इतने वक्त के बाद इस तरह के कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आते हैं, तो उससे जो हमें नुकसान ये होता है कि जो हमारी जो कोर विक्ट्री जो थी उस पर भी लोग संदेह करना शुरू कर देते हैं। भाई ये बात तो तय है कि आपने उनकी एयर डिफेंसेस को ध्वस्त करके उनकी पिटाई तो आपने की है अच्छी खासी। वो तो आप देखो 150 लोगों को तो उन्होंने वो शहीद घोषित करके इनाम पर मरणोपरांत दिया है। तो अगर 150 को अवार्ड मिला है तो कितने मरे होंगे। बिल्कुल। तो अब लेकिन बात यह कि इस तरह की छोटे छोटे जो ये गूफ अप्स हैं, ये आपकी कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, जो आपकी सफलता है उसको दाग लगाते हैं ये, मतलब जो, और ये होने नहीं चाहिए। जो ट्रम्प के साथ अभी अमेरिका के साथ जो इशू चल रहा है, देखिए मैं आपको बताऊं, बात रूस से तेल लेने वाली बात आपने की, ठीक है। भारत रूस से तेल तो 2022 से 20 तब से ही ले रहा है, ठीक है। उन्होंने हमेशा ये नहीं कहा था कि रशियन ऑयल को लेना बंद करो, उस पर एक कैप लगाया था, ठीक है। हम वो ऑयल ले रहे थे उनके साथ में, ठीक है। और सिर्फ हम ही नहीं ले रहे हैं क्या, मैंने बीच में एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर मैंने विद डेटा विद फैक्ट्स बताया। आप चाहेंगे तो मैं आपको डेटा शीट भेज भी दूंगा कि अमेरिका भी उनसे क्या क्या सामान परचेज कर रहा है, अभी कुछ यूरेनियम के भी परचेज हैं, यूरोपियंस भी उनसे क्या क्या गैस भी ले रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है। जर्मनी भी वो भी ले रहा है उनसे। और दूसरा, आप अगर देखें, अगर पुतिन को रशिया से इतनी प्रॉब्लम है हमारे तेल लेने से, तो पुतिन तो उसका ट्रम्प को अगर हमारे तेल लेने से इतनी प्रॉब्लम है, तो ट्रम्प का जो रवैया रशियंस के प्रति है वो तो मुझे बिल्कुल भी जो है नकारात्मक नहीं लगता। अभी जब अलास्का में मिले थे वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि दो दोस्त मिले हैं। और ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प ने तो यूरोपियंस को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है, भाई आप लड़ते रहो, जो भी करो, हम अपने लेवल पर एंगेज करेंगे। और वो तो बहुत अच्छे एक पॉजिटिव तरीके के साथ पुतिन के काम को फैसिलिटेट कर रहा है ट्रम्प तो है। तो ये एक इशू जो है ना, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, कोई कॉन्क्रीट इश्यूज जो बोलते हैं ना, सब्सटेंशियल इश्यूज इस लड़ाई के अंदर, वो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहे ना। वो मुझे भाई किस बात पर मतभेद है अमेरिका इंडिया के बीच में। देखो, जो हमारी इंडिया की पॉलिसी
पहले जो थी जब फर्स्ट टर्म ट्रम्प का था अभी था उसमें कोई खास परिवर्तन तो ऐसा आया नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब समझ हमारी नहीं आ रहा है पॉलिसीज तो कि सेम है, ठीक है। किस ऐसा बात पे ये सारी दिक्कतें शुरू आप हुई? एक चीज बताइए मुझे, क्या उस वक्त हमने जो है जब फर्स्ट टर्म था ट्रम्प का तब भी हमने कोई रशिया से दोस्ती तोड़ करके ट्रम्प के साथ तो पूरे चले नहीं गए थे, ठीक है। ऐसा तो कुछ था नहीं। इंडो पैसिफिक पर भी जो हमारा पहले स्टैंड था वो हमारा अब भी स्टैंड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा कोई विशेष मतलब जो कहते हैं ना पॉलिसी चेंज इंडिया की तरफ से तो कुछ आया नहीं है। ये जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में वो कुछ एक मतलब कहते हैं ना डेफिनेटली अमेरिका की तरफ से तो थे ही वो ट्रम्प के पर्सनैलिटी इश्यूज है, सर से कुछ हमारी तरफ से त्रुटियां जो मैंने अभी डिस्कस की वो बताया मैंने आपको, उनको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। उसके अलावा ट्रम्प का जो पाकिस्तान के साथ जो एंगेजमेंट है अभी, जो इन्होंने इनके साथ में जो एक तरह से जो डील साइन की है क्रिप्टो को लेकर के, और उसके अलावा जो है कुछ लोग बता रहे हैं कि जो वहाँ पर न्यूक्लियर असला जो पाकिस्तान में है वो भी अमेरिकन्स का है, और फिर जो है बांग्लादेश के अंदर जो नया इन्होंने जो दुकान खोली है, नया फील्ड खोला है, उसके अंदर भी अमेरिकन्स को पाकिस्तान की ज़रूरत है। हाँ, वो कुछ फैक्टर्स ज़रूर मैं मान सकता हूँ कि कुछ मतलब कहता है ना सब्सटेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं जो अमेरिकन इंटरेस्ट को भारत के हितों के साथ कन्वर्ज नहीं करते, ठीक है। बट हमारे शुरू से अमेरिकन के साथ में आप देखें तो पहले भी जो है परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में भी जो है उनकी पाकिस्तान से भी दोस्ती रही, पाकिस्तान को उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी अफगानिस्तान के अंदर, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व रहे और हमारे साथ भी रिश्ते रहे। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ पर्सनैलिटी इश्यूज कुछ ज़्यादा हैं क्या। एक थ्योरी सर ये भी है ना कि जब पिछले साल प्रधानमंत्री जब गए थे अमेरिका तो उनको मिलना था डोनाल्ड ट्रंप से, उनकी मीटिंग सेट थी, पर क्योंकि वो कमला हैरिस से भी मिलना चाहते थे प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स तो दोनों थे, तो एक से मिलेंगे दूसरे से नहीं मिलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो शायद कमला हैरिस के साथ उनकी वो मीटिंग सेट नहीं हुई, तो उन्होंने शायद ये भी जो मीटिंग थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैंसिल कर दी थी। तो इसकी वजह से बताते हैं कई लोग कि वहाँ से ही ये जो खफा होने का जो चीज़ है तब से शुरू हुई। क्योंकि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए थे और एक मीटिंग भी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो पहली मीटिंग थी जब वो सबसे मिल रहे थे व्हाइट हाउस में, तो तब भी ये बात आई थी। कुछ लोग जो वहाँ पे प्रेजेंट थे उन्होंने नोटिस किया कि बहुत ही बैडली ट्रीट किया गया था इंडियन डेलीगेशन को, बहुत लो लेवल के जो लोग थे व्हाइट हाउस में उन्होंने रिसीव किया था गेट पे, जबकि आप देखोगे तो मतलब ट्रंप खुद जाता था पहले मीट करने। ये बात सही है आपकी। देखिए गलती तो हमसे शुरू से वहां से हुई जब हम लोग जो है ना और आप देखिए कि उससे पहले हम जब बाइडेन था, जब ट्रंप प्रेसिडेंट था तो हमने वो अब की बार ट्रंप सरकार पूरे 4 साल बाइडेन के साथ वो उनकी खटपट रही, इसलिए तो वो उस प्रॉब्लम हमारी वहां से शुरू हुई, ठीक है। अब की बार ट्रंप सरकार वहां से जाकर के कैंपेन में कर रहे। देखिए कई बार डिप्लोमेसी बड़ी एक नाजुक चीज़ है, ठीक है। इसको हैंडल करते वक्त आप जो है ना बिल्कुल भावनाओं में नहीं बह सकते, और थोड़ा सा शिक्षित और पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, थोड़े से इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग जो होते हैं, जैसे लिटरेट मतलब जिनका गहन अध्ययन हो, उनको आप साथ लेकर के आइए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, देखिए जो आपने जो बात कही जो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई, ठीक है, तो ओरिजिनल हमने बताया कि भाई ठीक है वो उस वक्त उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था, और तभी ये हो चुका था कि उसके बाद जो है ना डेमोक्रेट्स नाराज़ हो गए, ठीक है, फिर डेमोक्रेट्स आए। लेकिन डेमोक्रेट्स का थोड़ा ये कि वहाँ पर चीज़ों को काम करने का तरीका थोड़ा एक अलग है सर से, वो जो है ना पर्सनल इशूज़ के लिए कंट्री के इंटरेस्ट को या फिर इंस्टीट्यूशनल मैटर्स को सेक्रीफाइस नहीं करते। उनका कुछ करेंगे तो पीछे पीछे करेंगे, चेहरे पे नहीं बोलेंगे। उनका एक अलग सिस्टम है उनका जो है सर से, वो बेसिकली थोड़े एकेडमिक अप्रोच ज़्यादा लेके चलते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लेके चलते हैं कि भाई ठीक है इंडिया के साथ आपके कुछ मतभेद हैं, कुछ इंटरेस्ट आपके उनसे अलाइन नहीं करते हैं, आपका जो है इंटेलिजेंस सेटअप भी ठीक है कुछ मामलों के अगेंस्ट काम करता है, बट इंडिया को एंगेज भी करना है। और स्पेशली प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट के बीच की जो ये जो तू मैं जो ये जंग जो है ना, ये कंट्रीज़ के रिलेशन को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। ये डेमोक्रेट्स की एक अंडरस्टैंडिंग थी, तो उन इश्यूज़ के कारण भी वो चल गया। कमला हैरिस ने मिलने का समय इसीलिए नहीं दिया क्योंकि जो है वो जब वो हुआ था अब की बार ट्रंप सरकार वाले, वो मेमोरीज ताज़ा थी। उसके बाद फिर जब इन्होंने समय मांगा तो यहाँ इनको किसी ने एडवाइस किया कि भाई आप उनसे मत मिलिए, तो अब इसको तो जैसा कि ट्रंप का व्यक्तित्व है इनको बिल्कुल बुरा लगना लाजमी था, तो उसके बाद से वो सारी सिचुएशन बिगड़ती गई। और अब जो है ना देखिए उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि इनके बीच में जो लड़ाई अभी दिख रही है क्या ना, वो जो सबके सामने जो आ रही हैं चीज़ें, वो मोस्टली जो पर्सनल ईगो क्लैशेस जो होते हैं वो आ रहे हैं इधर से।
तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए कुछ अगर हम सब्सटेंशियल कोर इश्यूज़ पर बात करते हैं जहाँ पर इंडिया यूएस के इंटरेस्ट अलाइन नहीं करते, कन्वर्ज नहीं करते हैं, पहले तो आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। उसमें ठीक है, अमेरिका का पाकिस्तान के साथ जो गठजोड़ है, ठीक है, चाहे वो कभी क्रिप्टो की डीलिंग हुई हो या पाकिस्तान के साथ उन्होंने बलूचिस को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, और जो इनकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है पाकिस्तान के साथ, वो डेफिनेटली इंडिया के हित में नहीं है। दूसरा, बांग्लादेश के अंदर अमेरिकन जो है जिस तरीके से पाकिस्तान को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मतलब ये थोड़ा समझाइए। हाँ। जमाते इस्लामी जैसे एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये भी भारत के हित में बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। और तीसरी बात, कुछ और कोर इंटरेस्ट जहाँ पर जो कहते हैं अलाइन नहीं करता, वो ये है कि बे ऑफ बंगाल में जो हाइड्रोकार्बन्स के जो रिजर्व्स हैं उनको लेकर के भी अब बातें कुछ कुछ उठने लगी हैं कि वेस्ट ये नहीं चाहेगा कि इंडिया उनको एक्सप्लोर करे या एक्सट्रैक्ट करे, बिकॉज वो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को उसको डिस्टर्ब करेगा। उससे फिर इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल, भारत बहुत तेल आयात करता है, तो अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें डेवलप होने लगी तो फिर वो उसको हर्ट करेंगी ग्लोबल मार्केट्स को। तो ये 3-4 मुद्दे तो देखिए आपके जो हैं वो कोर, मतलब कह सकते हैं ना, जो कॉन्क्रीट मुद्दे हैं जिन पर आपके इंटरेस्ट अलाइन नहीं करते। इसलिए अमेरिका का एक धड़ा आप देखेंगे, उनका जो चाहे डीप स्टेट कह दें या इंटेलिजेंस सेटअप कह दें, वो भारत के विरुद्ध कुछ कुछ जगह इस तरह की सारी चीज़ें अपनी करते रहते हैं। कुछ तो ओपन में है, जैसे कि बांग्लादेश में जो चल रहा है या पाकिस्तान के साथ जो चल रहा है, कुछ चीज़ें अलग से सामने आएंगी कि भारत को माइनॉरिटी इशूज़ के ऊपर टारगेट किया जाएगा, डेमोक्रेटिक डिफिसिट के ऊपर टारगेट किया जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के होते हुए भी दो कंट्रीज़ बात करना या एंगेज करना कभी बंद नहीं करते। डिप्लोमेसी के अंदर तो डिफेंस वाला पैक्ट हो ही गया, रिन्यू 10 साल वाला। यस, तो आपको जो चीज़ें अभी भी आपने देखा होगा वो पैक्ट रिन्यू हो गया, ठीक है, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो अब हम लोग जो है ना किस आधार पर कहते हैं कि साहब रिलेशंस बड़े ख़राब, वो यही कि जो टॉप लेवल पर ये जो तू मैं जो ट्रम्प जा करके जो अपना बोलते रहते हैं जगह जगह, और वो जो इशू उसके बेसिस पर, तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमको चाहिए कि आई थिंक ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं जैसे ना, उनको थोड़ा सा, और जो इसको मैं मजाक कहूँगा, जोक्स जो है क्या साइड में करके, और फिर इसको एक सीरियस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए। जैसे ही देखिए चाइना और रशिया है, चाइना और रशिया आज दोस्त है, लेकिन उनके बीच में भी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे मैत्री है। उनके भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, और कई सारी इंटरनल टेंशन्स हैं, लेकिन एंगेज कर रहे हैं वो, ठीक है, आपस में। इसी तरह से भारत अमेरिका के बीच में भी कुछ इश्यूज जो मैंने भारत अमेरिका के बीच में तो शायद उतने इश्यूज ना हो जितने रशिया और चाइना के बीच में हैं। जो मैंने लिस्ट आउट किए कुछ 3-4 वो चीज़ें, ठीक है, वो एक आपकी जियोपॉलिटिकल राइवलरीज का, कहते हैं जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस, फ्रिक्शंस, राइवलरीज का कारण बनती हैं। लेकिन जो अभी जो सोशल मीडिया डिस्कोर्स के अंदर पूरा जो रोज़ खबर आ जाती है कि अब आज जो है ट्रम्प, जब मोदी जी गए तो ट्रम्प ने मोदी की तरफ देख करके ऐसे गुस्सा किया, आज जो है वहाँ पर जब आया ट्रम्प ने इस तरह से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये कहा, आज ट्रम्प ने जो है तरह से शहबाज शरीफ को देखते हुए उसके गाल को सहला दिया, ये कर दिया। इस तरह की जो खबरें सारी जो आती हैं, इसको ये वो बोलता है ना गोचा जर्नलिज्म। हाँ, बेसिकली शुरुआत भी तो मतलब प्रेज भी तो ऐसे ही होती थी ना, मोदी ने ऐसे उंगली कर दी, हाँ, ऐसे दिखा दिया, आंखें ऐसे कर ली, तो ये पॉजिटिव वाला, अब नेगेटिव वाले में भी वही आ रहा है। क्या तो ये सारी चीज़ें, दीज आर वेरी शैलो थिंग्स, मतलब जो ना ये कुछ इससे कॉन्क्रीट देश इससे नहीं चलते, मुल्कों के रिश्ते इससे नहीं चलते, ठीक है। अमेरिका हमारे बीच में कुछ एक मैंने लिस्ट आउट किए अभी कहाँ पर डाइवर्जेंस है, बट फिर भी दोनों मुल्कों को एंगेज करना पड़ेगा ऐसे ना। और इसमें आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही वो मतलब बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में है, तो मैं उस पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा कि वास्तव में मतलब हमने ये एक्सपेक्ट किया था, जस्ट लाइक हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि ट्रम्प के आने के बाद भारत और यूएस के रिश्ते सुधरेंगे, उसी तरीके से हमने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि शेख हसीना के साथ जो रिलेशन थे ट्रम्प के वो अच्छे थे, इसीलिए शेख हसीना वापस से बांग्लादेश में जाएगी और वहाँ पे उसी की सरकार दोबारा बनेगी जब ट्रम्प वापस आएगा। बट यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कंटिन्यूएशन है। जो बाइडेन की सरकार ने जो किया, तख्ता पलट कर कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, तो उनके जो इंटरेस्ट है उसी को दोबारा से वो चल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो डीप स्टेट है जिसका इंटरेस्ट है यहाँ पे यूएस का, जो वो पूरा करना चाहता है, जो शेख हसीना के साथ नहीं हो सकता था। तो उसमें एक सेंट मार्टिन आइलैंड की बात होती है, एक आपने हाइड्रोकार्बन्स की बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि वहाँ पे तेल है, बेसिकली तेल और गैस, जो कि हमारे साथ जो नमित वर्मा जी हैं उन्होंने भी एक पॉडकास्ट में किया था कि ये तो शुरुआत से ही चल रहा है 70s 80s से ही, और हर सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड होता है और हर प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है कहीं ना कहीं।
तो हमने अभी एक्सप्लोर करना शुरू किया है इस रीजन में कि तेल और गैस जो है, चाहे आपका अंडमान वाला जो ये रीजन है, वहाँ पे अगर हम एक्सट्रैक्ट करके खुद कर लें तो 20-30 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट का है वो धंधा बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ पे मतलब यूएस और पाकिस्तान, इन दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होना, वो बहुत खतरनाक है। क्यों हमारे और यूएस के क्यों नहीं हो सकते यहाँ पे इंटरेस्ट? तो यहाँ पे चल क्या रहा है बांग्लादेश में? देखिए, बात ये कि बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिकन्स का इंटरेस्ट है उसमें 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, मैंने बताया, एक तो हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है, जो तेल और गैस के जो अकूत भंडार वहाँ पर हैं वो डेफिनेटली अमेरिकन्स के लिए बड़े एक इंटरेस्ट का विषय है। और अगर उस चीज़ को जो है सपोज़ उस एरिया में इंडिया जो है अपना शुरू कर देता है एक्सप्लोरेशन वगैरह, तो इंडिया की जो नेट जो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट्स में भी डिसरप्शन आएगा। ये ओपेक सारे जो कार्टेल्स बने हुए हैं ऑयल के, तो उन सब की थोड़ी परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ एक बड़ी एक भूचाल लाने वाली चीज़ है, वो कभी नहीं चाहेंगे अमेरिकन्स। सेकेंडली जो है, इसमें जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वहाँ पर भी यूरेनियम के अथाह रिजर्व्स हैं, तो इसलिए वो भी एक अमेरिकन इंटरेस्ट है। फिर जो राखाइन स्टेट जो आपका म्यांमार के अंदर है, वहाँ पर भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह जो से, तो वो भी एक अमेरिकन्स का इंटरेस्ट है, ठीक है। बट ये तो, मतलब इज इट प्रूवन, ये कहीं पे है? मतलब ये क्या सोर्स है इसका? ये तो मेरी तो कई सारे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट वगैरह से मेरी बात हुई है, से वो बताते हैं इसके बारे में क्या। अच्छा। तो मैं आपको मैं तो बता सकता, जो मेरे सोर्सेज हैं उनके, वहाँ पर जो ग्रास रूट्स पर जो देख रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, उनसे मैंने बात की, उन्होंने मुझे बताया। और दूसरा फैक्टर एक जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर, ये अभी हमने इकोनॉमिक फैक्टर से बात की। अब जो जियो पॉलिटिकल फैक्टर ये कि अमेरिकन्स चाहते थे कि इस इलाके के अंदर इंडिया उनके इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का एक मजबूत स्तंभ बन करके सामने आया। इंडिया, अब इंडिया उस तरह से कॉम्प्लायंट स्टेट है नहीं, मतलब जो है ना बिल्कुल ही आपका स्टूज बन करके चले गया। अमेरिकन्स का तरीका, वो तो खुद का स्टूज भी नहीं बन सकते। तो मतलब बेचारे वो जो हमारी पेस है काम करने का 20 साल में, और उनको चाहिए 5 साल में अमेरिका के चाइना के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो तो हो नहीं सकता है। उनका जो तरीका जो है इस तरह से, वो डीलिंग बड़ी डिफरेंट किस्म की है। तो उन्हें लग गया कि शायद वो इंडिया के थ्रू जो है अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को पूरा कर नहीं सकते, मतलब जो है ना उसमें ये बहुत मजबूती से, मतलब उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहेगा। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी एक क्वाड टाइप की मीटिंग भी हुई है यूएस की, जिसमें इंडिया नहीं है। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया की जगह फिलीपींस है। तो उनको वो थोड़े स्टेट चाहिए जो आपको काम करके दे सके, ठीक है। बांग्लादेश उस लिहाज से कई मायनों में फिट बैठता है। देखिए, एक तो बांग्लादेश की लोकेशन, वहाँ बैठे हुए आप हिंदुस्तान को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जो है ना एक सी कोस्ट का जो है आपके पास इतना बड़ा एक एक्सेस है। फिर जो है उधर से चीन पर भी आप नज़र रख सकते हैं। आपका जो पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके ऊपर, और जो आसियान वगैरह कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी आप, तो बांग्लादेश की बड़ी लोकेशन स्ट्रैटेजिक है। तो उस लिहाज से भी ये इनको सूट करता है, ठीक है। अब आपका दूसरा सवाल था कि वहाँ चल क्या रहा है। तो वहाँ ये चल रहा है कि शेख हसीना जो थी वो एक तरह से मान के चले कि वो आपका अवामी लीग गवर्नमेंट को पूरा जो हेड कर रही थी, और उसके लिए कहा जाता है कि वो सेक्युलर गवर्नमेंट थी। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि ये यहाँ पर भी हमारे कई सारे डिप्लोमेट्स को बड़ा कन्फ्यूजन है कि बांग्लादेश में जो है दरअसल कि जो आपका जनता बड़ी सेक्युलर है, जनता बड़ी मॉडरेट है, और शेख हसीना जो है दरअसल वो प्योरली सेक्युलर गवर्नमेंट चल रही थी, और बाकी सब जो बदमाश हैं वो हमारे इंडिया की फ्रेंड है। देखिए, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश की सोसाइटी में भी मैसिव इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हुआ है, ठीक है। शेख हसीना के पिताजी जो थे आपका शेख मुजीबुर रहमान, वो जो सोहरावर्दी नाम का जो लीडर जो था 47 के अंदर, जो कैलकाटा किलिंग्स को लीड कर रहा था, ठीक है, उसके लेफ्टिनेंट थे, ठीक है। और शेख मुजीब जो थे दरअसल उस वक्त ही वॉज अ हार्डकोर मुस्लिम लीग कम्युनल पॉलिटिशियन, ठीक है। तो वो, और उस वक्त ये अलग हुए थे हमसे, आपको याद होगा सारा पाकिस्तान मूवमेंट का। बाद में वो एक अलग बात है, इनके बीच में रिश्ते ख़राब हुए, और ये फैमिली पर्टिकुलरली इंडिया के साथ बड़ा एक अलग इसका एक रिश्ता बना, जो हमने उस तरह से वो निभाया भी है काफ़ी हद तक। तो अब वहाँ पर जब शेख हसीना के अगेंस्ट सारा ये जो मूवमेंट खड़ा हुआ, कई सारी बातें, तो देखिए थोड़ा सा अथॉरिटेरियनिज्म इनके अंदर भी आ गया था। वो आ जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, आप होता। तो अब वो स्टूडेंट मूवमेंट को धीरे धीरे फिर जमाते इस्लामी और सारे रेडिकल एलिमेंट्स ने हाईजैक कर लिया। अब वहाँ पर हालात ये कि आपका जो है ना अमेरिकन्स का मैंने डिस्कस कर दिया आपको, वो चाहेंगे कि वहाँ पर प्योरली उनके कंट्रोल वाली एक रजीम वहाँ पर रहे,
और उसमें जो है ना ये जमाते इस्लामी सबसे डेंजरस एक्टर वहाँ पर है, सबसे डेंजरस एक्टर जो है ना से जो भारत के हितों का सर्वनाश करने के लिए बैठा हुआ है। और ना सिर्फ भारत के हितों का, मैं आपको बता दूं जमाते इस्लामी जो है एक रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये वही जमाते इस्लामी को कश्मीर में हमने बैन किया था, आप याद करें। जमाते इस्लामी जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड का साउथ एशियन वर्जन है, इनके मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ रिश्ते हैं। और मुस्लिम ब्रदरहुड वो संस्था है जिसको कई मुसलमान मुल्कों ने ही बैन कर रखा है। आप जाके देखेंगे तो सऊदी वगैरह, अरब वगैरह, इन सब कंट्रीज़ ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन कर रखा है बिकॉज ऑफ देयर रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। ये लोग कहते हैं कि आपका स्टेट, सोसाइटी, हर चीज़ इस्लामिक रिलीजियस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग फंक्शन करे। अभी बांग्लादेश में जितने भी माइनॉरिटीज़ पर जो अटैक हो रहे हैं हिंदुओं पर, उसमें जमात के कैडर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब और ये जमात वाले जो हैं ये पाकिस्तान के वहाँ पर एक तरह से प्रॉक्सीज़ हैं, आप मान के चलिए। ये लोग वो लोग हैं जो 71 का जो लिबरेशन वॉर जो था उसमें पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे और वहाँ के लोगों को इन्होंने मारा है, उनकी खबरें दी हैं। और कई सारे जमातियों को तो शेख हसीना ने वॉर क्रिमिनल के तौर पर ट्राई किया और उनको फांसी लटकाई। लेकिन अब ये जमाती वहाँ पर सत्ता में आ रहे हैं। इन्हीं के साथ एफिलिएटेड एक पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बेगम खालिदा जिया की, वो भी इनके साथ ही अलाइंड है। वो भी जो है अब इनके रास्ते सत्ता में आ रहे हैं सारे के सारे। अभी इलेक्शन की बात चल रही है, वो इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं वो देखने वाली बात है। बट आप देखेंगे कि अवामी लीग और 40 अन्य पार्टियों को तो बैन कर दिया गया है। अब वहाँ पर प्योरली ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो या उससे एफिलिएटेड बीएनपी हो, ये वहाँ पर बैटल ग्राउंड, पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड के अंदर एक्टिव हैं। जमात इस्लामी की उसमें जो है ना, अगर आप उनका देखें तो वो उनकी जब से स्ट्रांग हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, सॉरी बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, नेवल चीफ, उनकी रेगुलर विजिट्स बढ़ गई हैं बांग्लादेश में। अभी आई थिंक नेवल चीफ तो कल परसों ही गए थे, उससे पहले उनके सीनियर आईएसआई के लीडर्स, आर्मी की जो है सीनियर लीडरशिप वहाँ पर जा रही है, हमारे बॉर्डर्स के नज़दीक आ रही है। लश्कर, जैश और ये सारे जो टेररिस्ट हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पर काफ़ी बढ़ गई हैं बांग्लादेश। क्या ये रीज़न है कि जो हम एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं, अभी नोटम जारी किया था एयरफोर्स की, जो कुछ एक्सरसाइजेज हो रही हैं उस पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी और वेस्टर्न बॉर्डर पे भी? यस, रीज़न ये है बिकॉज बांग्लादेश आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है। बिकॉज वहाँ पर ये सारे जो एलिमेंट्स एक्टिवेट हुए हैं वहाँ पर सारे के सारे, वो सीधा भारत की सुरक्षा को और अखंडता को चैलेंज कर रहे हैं। अभी आप देखें न्यूयॉर्क के अंदर जमात के जो नायब आमिर थे, उसका नाम ताहिर कुछ है, उसने स्टेटमेंट दिया था कि 5 लाख या 5 करोड़, ओपन डोमेन में है, कि इतने जमाती कैडर्स तैयार हैं, भारत अगर बांग्लादेश में घुसेगा तो ये सब हम उससे लड़ाई करेंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, इनको मारेंगे, और एक हमारा जो है ना बड़ा सेगमेंट वो इंडिया के अंदर जाके गजवाए हिंद करेगा और हम 1971 के घावों को धो देंगे। मतलब जो है ना उस तरह के जो उस वक्त जो हार हुई थी उसको रिवर्स कर देंगे। तो ये जमात का माइंडसेट है। आज जमात जब वेस्ट में जाती है तो अपने आप को थोड़ा सा मॉडरेट, सेक्युलर, इस तरह की बात करने की कोशिश करती है। बांग्लादेश की जो आवाम है वहाँ पर भी हसीना का एक सपोर्ट बेस तो था ही वहाँ पर, ठीक है। तो उनको भी लेकर, जमात को लेकर के कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो अभी जमात उनके सामने ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि साहब हम इलेक्शन के अंदर हम लोग आ जाए, आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम लोग कुछ इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। लेकिन जमात का जो असली चेहरा है वो है एक रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ सीधे संपर्क हैं, और ये अगर आ गए तो पूरा कंप्लीट इस्लामिस्ट रजीम बांग्लादेश में होगी और वो तो भारत के हितों के अगेंस्ट ही काम करेगी। अब वहाँ प्रॉब्लम ये कि देखिए जो माइनॉरिटीज़ भी हैं, वहाँ के हिंदू, वहाँ का हिंदू भी, वो भी अभी क्या सोच रहा है कि अवामी लीग और शेख हसीना तो आने से रही, और दूसरी बात ये कि शेख हसीना भारत में बैठी है तो वो एक बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक है। बिकॉज अवामी लीग रिवाइव होगी नहीं, वो कहेंगे शेख हसीना को भारत से यहाँ लेकर के आओ, पनिश करेंगे हम, भारत क्यों देगा शेख हसीना को। तो इस तरह की सारे इश्यूज आएंगे, वो सारी बातें। तो अब हिंदूज़ भी वहाँ की ये सोच रहे हैं कि अगर आपको शांति से जीना है तो जमात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और जमात के साथ समझौता करके चलो। तो इसलिए सारे के सारे एलिमेंट्स उनकी मसल पावर को देखते हुए उनके साथ वो कहता है ना एक लाइन अप कर रहे हैं उनके पीछे। अब लेकिन ये लोग सत्ता में अगर आ गए, और अभी तो इंटरिम गवर्नमेंट है तरह से ना, अगर ये लोग किस तरीके से पूरा अपना पावर कब्जे में ले लेते हैं, वही इलेक्शन जो होंगे उसके अंदर, तो फिर उसके बाद बांग्लादेश में जो होगा वो कंप्लीट इस्लामाइजेशन होगा और बांग्लादेश आप मान के चलें एक तरह से अफ़गानिस्तान की राह के ऊपर या उस तरह से निकल चलेगा।
अभी भी अनाउंसमेंट किया था इसके शेख मोहम्मद यूनुस का एक एडवाइज़र है, उसका नाम है भूइयाँ करके आई थिंक कुछ है, तो कंट्रोवर्शियल एडवाइज़र है उसने और बड़ा इन्फ्लुएंशियल है। उसने कहा था कि हमें करीब 8,500 यूथ ऐसे चाहिए जिनको हम खड़ा करेंगे और वो ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लें, आपकी मार्शल आर्ट्स की, आर्म्ड कॉम्बैट की, वेपन्स की ट्रेनिंग लें। अब भाई ऐसा क्यों? आप आर्मी के सेपरेट ये चीज़ क्यों खड़ी कर रहे हैं? इनका इरादा कुछ ऐसा लग रहा है कि जो ईरान में जैसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उस तरह की कोई एंटिटी इस्लामिस्ट फोर्स खड़ी करें और ये आर्मी के अंदर पर्च कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आर्मी के करीब 25 ऑफिसर्स के अगेंस्ट इन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मुकदमे लगाए। अब ये वो ऑफिसर्स हैं जो हसीना लॉयलिस्ट थे। आर्मी को बांग्लादेश में कहते हैं कि वो उनके सभी इंस्टीट्यूशंस में सबसे ज़्यादा सेक्युलर है। क्या ऐसे उस पर खैर मतभेद हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट ये लोग जो कर रहे हैं आर्मी को पूरा का पूरा आर्म फोर्सेस को डिसमेंटल कर रहे हैं। अभी बात आ रही है कि लगभग 150 अफसरों के अगेंस्ट मुकदमे होने वाले हैं और उनको अलग तो आर्मी चीफ ही हसीना का कोई रिलेटिव है ना। यस, तो अब ये अलग अलग मुकदमों में इनको फंसाएंगे। नीचे सबॉर्डिनेट सारे फंस रहे हैं और आर्मी चीफ चुप हैं। इसका मतलब आर्मी चीफ को ही पता चल गया कि इस सरकार के साथ अपना बना के रखो, अदरवाइज ये मुकदमे में आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। और जो ऐसे ऑफिसर्स हैं जो जमात के साथ जिनके ताल्लुक़ रहे हैं या खालिदा जिया के साथ ताल्लुक़ रहे हैं, BNP के साथ, उनके सारे अपराध माफ़ किए जा रहे हैं। उन्होंने भी जो है कई सारी जो मास किलिंग्स वगैरह की थी उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो ये आर्मी को भी पर्ज कर रहे हैं, कुछ सेपरेट जो है ना मिलिशिया टाइप की भी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लामिस्ट मिलिशिया। और फिर तीसरे लेवल पर यहाँ पर और फॉरेन एक्टर्स काम कर रहे हैं। तुर्की काफ़ी हथियार दे रहा है। बांग्लादेश तुर्की के संबंध खास तौर से वैसे भी पहले भी थोड़ा बहुत तो चल ही रहा था, लेकिन इस यूनुस के आने के बाद बहुत मजबूत हो गए और इनकी कई सारे डेलीगेट्स की विजिट हो रही है। बांग्लादेश से भी स्कॉलर्स जा रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स आ रहे हैं, हथियारों की सप्लाई हो रही है इधर से। तो और इनके जो कोवर्ट इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स वगैरह है वो एक्सचेंज और कोलैबोरेशन इनके अंदर हो रहा है ये। और उसी के साथ साथ अब तुर्की इन्वॉल्वमेंट है तो डेफिनेटली कतर भी जो है इन ग्लोबल इस्लामिक इश्यूज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो लेकिन उनका मोस्टली फोकस रहता है कि मदरसाज, फंडिंग वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें बांग्लादेश में ये घटनाएं अभी घटित हो रही हैं। क्या तो हम मतलब इसमें क्या आपको कुछ रिस्पॉन्स दिख रहा है? कोवर्ट ओवर्ट कुछ अटेम्प्ट्स दिख रहे हैं इंडिया के कि वो जो वहाँ पे जो चीज़ें जिस तरीके से जिस ट्रैक पे चल रही हैं उस ट्रैक से कुछ हटाने का, कि वो उस प्रोग्रेस ना करें चीज़ें, ऐसा कुछ? अभी तो इंडिया कंसर्न है इस बात को लेकर के, चिंतित है। जो मैं फील कर रहा हूँ हमारे स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट में लेकर के, इसको लेकर के एक बड़ी चिंता है। एक तो ये बात माननी पड़ेगी कहीं ना कहीं हमारा भारी इंटेलिजेंस फेलियर था। बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हो गई और हम इसको एक प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए या पहले से समझ नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं शायद हम लोग भी एक कॉम्प्लिसेंसी में जी रहे थे। तो ये हमारा एक फेलियर था, ठीक है ना, और हमारे एक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का फेलियर था। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि इसको लेकर के चिंता तो है ही, काफ़ी अलार्मिंग चिंता है, बिकॉज बांग्लादेश की जमात इस्लामी, पाकिस्तान की ISI जमात इस्लामी से कनेक्टेड है, वो फिर कश्मीर से कनेक्शंस निकलते हैं उनके। तो ये सारी चीज़ें एक सुरक्षा की बड़ी भारी चुनौती भारत के लिए खड़ी करती है। क्योंकि नेक्स्ट जो पुलवामा या इस टाइप का अटैक तो वहाँ से भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और भारत पाकिस्तान के बीच में अगर कोई जंग छिड़ती है तो बांग्लादेश की तरफ से एक फ्रंट खुल सकता है। तरह से उधर चीन के आपके साथ कोई रिश्ते खास है नहीं, चीन ने मदद की थी पाकिस्तान को ऑप सिंदूर में इंटेलिजेंस दे करके, आगे भी उससे पूरी उम्मीद यही है कि वो ये करेगा। तो ये सिक्योरिटी हेडेक है। दूसरी हमारा चिकन नेक जो है वो इतना नाजुक है कि वहाँ पर जो, और उसके आसपास भी सारे जो है ना इस्लामिक एस्टेब्लिशमेंट्स आ गए हैं, मदरसे आ गए हैं, नॉर्थ ईस्ट में और इतने इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उन सबको अब शेल्टर मिलेगी बांग्लादेश के अंदर। शेख हसीना के टाइम में हमारा उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन था, वो अब समाप्त हो जाएगा। अब इन सबको जो है जितने भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं इनको बांग्लादेश में पूरी शह मिलेगी, इनको एक शेल्टर मिलेगा। तो अभी भारतीय व्यवस्था, भारतीय सिस्टम, मतलब जो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट, वो इसको लेकर के बहुत चिंतित है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी भी समझ में कहीं ना कोई दुविधा है। जैसे देखिए डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट में कई सारे लोग बोलते हैं कि आप BNP को एंगेज करिए, इसको जमात को एंगेज करिए, BNP बेटर है, इनके बीच में चिंक्स हैं, इनके बीच में फॉल्ट लाइन्स हैं। ठीक है, कुछ फॉल्ट लाइन्स होंगी, मैं मानता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आप इतिहास की तरफ रुख करके देखें, BNP जो है वो भी एक इस्लामिस्ट पार्टी है और वो जमात के साथ अलाइंड है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर अगर इतने बड़े बड़े एक्टर्स अपना इन्फ्लुएंस पेनिट्रेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, तो
कई बार ये है कि हमें ये देखना होगा कि ये लोकल जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनसे ज़्यादा बड़ी फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ठीक है, और वो वहाँ पर अपना जो प्रभाव स्थापित कर रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो टर्की हो। लोकल तो आप ठीक है, वो नॉर्मल टूल्स हो गए ना, आप वो तो प्रॉक्सीज हैं उनके, आप ठीक है, आप बीएनपी से डील कर लेंगे, आप उनसे डील कर, लेकिन ये जो बड़े जो लार्जर फोर्सेस वहाँ पर अपना जो पूरा जो ठिकाना बना रही है, आपके लिए असल खतरा तो इन लोगों से, इन एंटिटीज से। और फिर आप उसको क्लब करके देखें, हमारे अंदर, देश के अंदर जो रेडिकलाइजेशन जो इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर हो रहा है, जिस तरह का पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उसको आप क्लब करके देखें तो उनके लिए तो मतलब है ना, एक बांग्लादेश के रेडिकल एलिमेंट्स के साथ मिल करके भारत के खिलाफ काम करने का, साजिश करने का, सेबोटाज करने का एक नया रूट तैयार हो गया, एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। तो अभी भारत में कई सारे लोग थोड़ा सा दुविधाग्रस्त हैं कि भाई इनसे कैसे निपटा जा सकता है, और वो लोग मोस्टली अभी विचार कर रहे हैं कि हम इनके साथ कुछ बातचीत करें, एंगेजमेंट करें, और कुछ नए जो ग्रुप्स हैं बीएनपी वगैरह, उनके साथ अपना रास्ता निकालें। और मुझे लगता है कि शायद ये जो है ये सक्सेसफुल होगी नहीं ये स्ट्रैटेजी। अब देखिए थिंक टैंक कम्युनिटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों पर गौर भी कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है उनको या तो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, या उनको सबको वेस्ट यूरोप और वहीं की चीज़ें दिखती हैं, उनके साथ जो FTAs वगैरह हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें, हमारा जो ऑब्सेशन है वाइट स्किन के साथ में, क्या वो हमें कई बार हमारे नेबरहुड में देखने से रोकता है, ठीक है। तो वो लोग उन पर फोकस कर रहे हैं, और उनकी जो इस्लामिक बेसिकली जो टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन के इश्यूज़ हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी वीक है इनकी, और इंक्लूडिंग दोज जो कि टेररिज्म पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी इन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि भाई ये जो एक्टर्स जो होते हैं, उनके गोल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होते, उनके साथ एक पीछे एक मतलब जो है ना, एक रिलीजियस दुम लगी हुई है पीछे जबरदस्त, और हर रिलीजियस वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। हाँ, और वो आप सोचते हो कि भाई वो सिर्फ नॉर्मल आपके जो इंटेलिजेंस मैकेनिज्म्स हैं, बातचीत से उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं। वो उनका वो टैक्टिकल लेवल पर आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए तो ज़रूर कुछ छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ताकिया, ठीक है, तो लेकिन लॉन्ग रन में वो नहीं होते। तो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से भारत को कभी न कभी तो शायद ये समझ आ ही जाएगी कि उनको शायद लगता है कई लोगों को कि भाई क्योंकि हमने अपना छोड़ दिया है एजेंडा, तो हाँ, जितने हम अपने एजेंडा से कमिटेड हैं दिखाने के लिए, उतने वो भी होंगे, बल्कि वो अलग चीज़ होती है। यस, और कभी न कभी आपको मिलिट्री एक्शन पर जाना पड़ेगा, जो कि मुझे लग रहा है जिस तरह के हालात बन रहे हैं वहाँ पर, तो ये नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी। तो कभी न कभी आई थिंक इंडिया को एक मिलिट्री एक्शन के लिए, ऑफेंसिव के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई अभी की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये आपके बंगाल को भी इम्पैक्ट करेगी। हमारा जो वेस्ट बंगाल है उसके अंदर भी इस्लामिस्ट फोर्सेस, ये ममता बनर्जी के साथ इनके रिश्ते वगैरह, वो तो ऑलरेडी हमारा सरदर्द बना ही हुआ है। और अभी इलेक्शन भी है, अभी इलेक्शन, तो जो पूरा का पूरा नैरेटिव चलेगा, जो पूरा का पूरा जो आप कह सकते हो जो बातें होंगी वो उसी के अराउंड होंगी, और फिर उसका भी पूरा बात वही आ जाएगी सारी की सारी। तो ये कभी न कभी भारत को आप देखिएगा, उनको मिलिट्री एक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा। अब वो मैं उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा, बिकॉज वो एक अलग चैप्टर है, ठीक है, जैसे ना अभी ठीक है, हमें लग रहा है कि ये फेब में इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन में कुछ होगा, कुछ नई गवर्नमेंट होगी, बनेगी, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। देखिए इलेक्शंस वगैरह से क्या, जैसे पहले तो मुझे ये डाउट है कि देखिए अमेरिकन्स चाहेंगे कि बांग्लादेश अब प्योरली फर्मली उनके कंट्रोल में रहे, तो या तो वो दे विल वांट कि जो है ना, कि जैसे ये जो अभी बंदा है मोहम्मद यूनुस, ये तो अमेरिकन CEO है जो वहाँ पर रूल कर रहा है, तो इसी तरह का कोई सिस्टम रेजिम रहे कि वो अपना रूल करता रहे, और कोई, बिकॉज अगर BNP भी आ गई तो वो उस तरह से तो अमेरिकन और पाकिस्तान की बात नहीं मानेगी ना, कि जिस तरह इलेक्शन मतलब जिस दिन हो गए उस दिन तो कुछ ना कुछ तो हाथ से चली जाएगी, हाथ से चीज़ें जाएंगी, ठीक है। तो ये लोग नहीं चाहेंगे। तो एक संभावना ये भी हो सकती है, जो कि मुझे, मेरी कई सारे बांग्लादेश के अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मेरी बातचीत होती है ना उसमें, तो उनसे उसमें आप एक उनके भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। एक सलाउद्दीन शोएब चौधरी करके हैं, जैसे वो भी काफ़ी अच्छा लिखते रहते हैं, जैसे ना, और भी कई अन्य लोगों से मेरी बात हुई। तो एक संभावना ये बन सकती है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, खुद को अपना कुछ एक सुप्रीम लीडर टाइप का डिक्लेयर कर दे, और जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप कर दे, या फिर जो है एक इसी गवर्नमेंट को कुछ और तरह से लेजिटिमाइज करके इलेक्शन को स्क्रैप कर दे। ये बन सकता है। दूसरा ये कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उन इलेक्शंस के अंदर भी अमेरिकन्स एंड पाकिस्तानीज विल मेक श्योर दैट अ रेजिम कम्स विच इज़ एब्सोल्युटली लॉयल टू देयर इंटरेस्ट।
और पाकिस्तान आर्मी तो है ही Yes. एक्सपर्ट वो इलेक्शन रिगिंग में। इलेक्शन रिगिंग वो पूरी तरह से वो चाहेंगे कि ऐसी सरकार वहाँ आज पर तक आए तो कोई जो- इलेक्शन हारे हाँ, नहीं है वो। कि जो उनके हितों के लिए काम करे, तो वो सैटेलाइट स्टेट बन जाएगा। अब आपको, मुझे लगता है कि अगर शायद मुझे भारत की नीति बनानी होती, अगर मैं भारत की किसी कैपेसिटी में होता, किसी लीडरशिप के अंदर, और मुझे ये होता कि भाई आप स्ट्रैटेजी सजेस्ट करो, तो मैं इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए भारत की क्या सिक्योरिटी की एक सोच अप्रोच होनी चाहिए वहाँ पर, या क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या कूटनीति होनी चाहिए, मैं उन पर विचार करता। ये जो पहलू जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, जो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस है, इनको ध्यान में रख करके। अच्छा, अब ये बताइए कि ये तो एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। नेपाल का भी मुझे नहीं पता कि कहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो भी वही खबर आ जाती है जो उड़ती उड़ती आती है कि कहीं ना कहीं भारत इन्वॉल्व है, या दूसरे लोग बोलते हैं CIA इन्वॉल्व है। श्रीलंका भी अभी डल स्टेट में है, अभी पता नहीं। तो मतलब ये सारे जो रिश्ते हैं, चाइना भी न्यूट्रल वाली स्थिति में है, ना कुछ अच्छा ना कुछ खराब। तो एक जो सक्सेस इस रीजन में जो दिख रही है वो है अफ़गानिस्तान की, क्योंकि अभी तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर वो भारत आए, और उस चीज़ का फिर उनको मतलब ले जाया गया, देवबंद में भी उनकी मीटिंग कराई गई, भव्य स्वागत हुआ। जब आप ये देखते हो इस पूरे रीजन में, तो ये तो मानोगे कि ये तालिबान का जो के साथ जो रिश्ते हैं, उनकी जो लड़ाई है पाकिस्तान के साथ, तो कम से कम एक एक्टर तो है जो हमारे साथ मतलब ठीक चल रहा है। देखिए, मैं इसमें कहूँगा कि डेफिनेटली ये एक सक्सेस है, ठीक है ना, और ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। लेकिन चूँकि ये जो फील्ड है इंटेलिजेंस का, फॉरेन पॉलिसी का, इसके अंदर जो है ना चीज़ों को बहुत सोच समझ के और बहुत ही आपको एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना पड़ता है। तो ज़्यादा इसके लिए भावुक होने की या जोश में आने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो एंटरटेनमेंट करना है तो बात अलग है कि आज आपने बगराम पर कब्जा कर लिया, आज आपने ये वहाँ चढ़ाई कर दी, वो चीज़ अलग है, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो तालिबान और पाकिस्तान के बीच झगड़ा जो हो रहा है अभी, वो टेरिटोरियल इश्यूज़ को लेकर के झगड़ा है। दूसरा, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो वहाँ पर एक शेल्टर लेकर के बैठा है और जो पाकिस्तान में अटैक्स कर रहा है, उसको लेकर के झगड़ा है। बिकॉज उनके किनशिप टाइज़ हैं तालिबान के साथ में, उनको शेल्टर देते हैं और ये पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं। लेकिन इनके अलावा अगर आप जाके इतिहास में देखेंगे तो इस तालिबान को खड़ा ही पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान के अंदर का जो देवबंदी सेटअप है, वही तालिबान का असली पिता है। मतलब जो ना असली, जो कहता है ना, एक फाउंडर एस्टेब्लिशमेंट जो होता है ना, क्या तरह से जनक, वो ये है। बट क्या ऐसा नहीं है कि जो वो पहले वाला तालिबान जिसको खड़ा किया था मुशर्रफ और इन जैसे लोगों ने, वो अलग था? नहीं, और ये वाला जो तालिबान है ये अलग है। देखिए, मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये तालिबान जो है ना, जो देवबंदी सेमिनरीज़ हैं वहाँ पर, आपकी कराची वाली बिनोरिया मदरसा और आपका जो मदरसा है हकानिया, और ये सब इनके अंदर से निकले हुए सारे वो लोग हैं। हार्ड कोर रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं तालिबान के ये लोग, ठीक है। इनके जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के साथ संबंध हैं। जैश तो खुद ही देवबंदी आउटफिट है, तरह से सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, ये पाकिस्तानी आउटफिट्स हैं और ये ISI के लिए काम करते रहे। जैश का तो आपको पता ही है, तरह से लश्कर का भी आपको पता ही है। इनके साथ इनके कहता है ना, एक तरह से आपके जो कहता है ना, बिल्कुल अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ जुड़े हुए हैं ये, क्या रोटी बेटी का हाँ, रिश्ता। उस तरह का रिश्ता है। जैश और लश्कर ने, तालिबान जब अमेरिकन के साथ लड़ रहा था तो इनके जैश और लश्कर के लड़ाके इनके साथ मिलकर के लड़ रहे थे, तो रिश्ते वो हैं, ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं हैं। जो डिफरेंसेस इनके बीच में है वो टेरिटोरियल इश्यूज़ के ऊपर हैं, और जो तहरीक तालिबान वाला मैंने बताया था वो हमारे लिए हित में है। लेकिन एक संभावना इसमें यह भी बनती है फ्यूचर के अंदर कि हो सकता है जो ये अरब कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, ये इसमें इंटरवीन करेंगे और ये पाकिस्तान तालिबान के झगड़ों को पूरा प्रयास करेंगे कि ये झगड़े सुलझ जाएंगे, है ना। बिकॉज पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, वो हॉस्टाइल अफ़गानिस्तान को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर उसको भारत से जंग करनी है तो उसका हमेशा डर ही ये रहता है। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान को अपना पूरा सैटेलाइट स्टेट बनाने का कारण ही ये था कि उन्हें लगता था कि अगर हिंदुस्तान आ गया तो हमारी तो छोटी सी डेप्थ है, हमें पीछे एक इलाका चाहिए जो हमारे एक कहते हैं ना, एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के तौर पर काम करे। इसीलिए वो सारा अफ़गानिस्तान में जो पूरा बवाल क्रिएट हुआ, उसके पीछे ये भी एक मोटिव था। तो अब अगर ये सपोज आते हैं, आप मान करके चलिए, अगर टर्की इंटरवीन करता है, सऊदी अरब इंटरवीन करता है, कतर इंटरवीन करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तालिबान को सफिशिएंट मॉनेटरी इंसेंटिव्स देता है, डेवलपमेंट पैकेज एड वगैरह देता है, तो तालिबान डेफिनेटली उसमें जो है फिर उनकी बात मान सकता है। दूसरा, एक रिलीजियस एंगल तो है ही।
भाई ये एक हार्डकोर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाबी कंट्रीज़ हैं, उस इवन रिलीजियस प्रिंसिपल्स के आधार पर भी जो है तालिबान को अगर सऊदी कुछ कहेगा, जो कि कस्टोडियन है मक्का और मदीना का, तो वो बात माननी पड़ेगी। तो इसलिए वहाँ पर ये संभावना भी बनती है कि फ्यूचर में वो मिल करके इन डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर दें इनके बीच में। मतलब तो ये भी तो है ना, पाकिस्तान को भी समझा सकते हैं वो, ऐसा नहीं है कि उनको समझाएंगे। तो भारत को सदा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि इनके बीच में जो लड़ाई जो है वो प्योरली टेक्टिकल इश्यूज़ के ऊपर है, आइडियोलॉजिकल लेवल पर कोई ऐसा मतभेद नहीं है। और दूसरी बात, भारत और तालिबान के बीच में आइडियोलॉजिकल लेवल पर कोई एकात्म है ही नहीं। मतलब जो है ना, कोई वो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ हैं, वुमेन राइट्स के ख़िलाफ़ हैं, डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं, आपका शरिया बेस्ड सिस्टम्स में बिलीव करते हैं, माइनॉरिटी राइट्स के ख़िलाफ़ हैं। भारत जो है बिल्कुल उसका विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। तालिबान तो भारत का नंबर 1 एनिमी भी रहा एक टाइम के अंदर, भारत ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था। तो ये रिलेशनशिप मैक्सिमम ट्रांजैक्शनल हो सकती है, टैक्टिकल हो सकती है से, तो आपको जो है ना उसी अप्रोच के साथ वहाँ पर आपको आगे बढ़ना होगा उनके साथ में, ज़्यादा भावनाओं को बिना बीच में लाए। जनरली हमारी एक आदत है ना कि हम लोग सिविलाइजेशनल पार्टनरशिप की बात शुरू कर देते हैं तुरंत, हम अपना जो है योग को लेकर के पहुंच जाते हैं वहाँ पर जो है दिक्कत वही है ना, जब ट्रम्प के साथ थोड़ा एक अच्छी बात हो जाए तो अरे वी आर सो बैक, और एक और दूसरा मूड है कि दिस इज सो ओवर में आ जाते हैं। उधर अफगानिस्तान जाते यारी है ईमान मेरा और मतलब एक्सट्रीम्स में झूलते चले जाते हैं। तो आप उस चीज से बाहर, खुद का कोई स्टैंड नहीं है, मैच्योर एंगेजमेंट। आप जो है तालिबान के साथ यू टॉक बिजनेस, आप ट्रांजैक्शनलिज्म, आप एक कॉन्क्रीट उस पर एक टफ पोस्चरिंग के साथ बात करें, भाई आपके क्या इंटरेस्ट है, हमारे क्या इंटरेस्ट है, उन विषयों पर हम साथ काम कर सकते हैं से। और आपको वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करवानी पड़ेंगी कि भाई ठीक है आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे, वो अप्रोच होनी चाहिए। हमारी वो हो जाती है ना, हम यारों का यार से जानी दुश्मन के बीच में झूलते रहते हैं। बिल्कुल, आप जो है तुरंत जा करके फिर वो उसमें चले जाएंगे पठान का बच्ची और वो सारा जो है ना वो पुरानी को काबुली वाला उसमें फ्रेम में चले जाएंगे आप जा करके, और यहाँ पर दुनिया भर के पॉडकास्ट निकल जाएंगे कि पाकिस्तान कांपने लगा, थरथराने लगा जो है। तो उस तरह की बातों में पढ़ने का मतलब नहीं है। एंड आप यू डिवोट सम गुड एक्सपर्ट्स। व्हाट डू यू थिंक कि जो ये देवबंद की जो विजिट हुई और ये सब, डोंट यू थिंक ये तो टिपिकल कांग्रेसी वे ऑफ डूइंग थिंग्स है? मैं उसके अंदर मैं बड़ा इस चीज का मैंने आर्टिकल भी लिखा है। मतलब जब आप करते हो, जब आप करते हो तो मतलब अपीजमेंट है, मतलब जब कांग्रेस करती है तो वो अपीजमेंट हो गई, और जब आप करते हो तो फिर वो सबका साथ सबका विकास। मेरा कुछ बहुत लिमिटेड शब्दों में ये मेरा यही कहना है सबको कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया करें, या अगर खुद नहीं पढ़ सकें तो जो इस फील्ड में काम करते हैं उनको बुला करके इज्जत से बात कर लें। थोड़े से डाउट्स तो इनके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो सर्वज्ञानी समझने की जो एक ट्रेट है ना कि भाई हम सब जानते हैं क्या, उससे बाहर निकलें। इनका जो छोटा सा एक जो लिमिटेड सर्किट है चाटुकार बाबुओं का, ब्यूरोक्रेट्स का, उसके कहने में ना चलें। मैं शुरू से ये कहता आया हूँ, मैंने आर्टिकल भी लिखा है कि देवबंद को आपको इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है। देवबंद किस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है ज़रा आप उस पर गौर करें पहले। देवबंद आज ठीक है, देवबंद इंडिया पाकिस्तानी देवबंद से अलग है, ठीक है, उन्होंने टेररिज्म के अगेंस्ट फतवा भी दिया, मगर वो एक ऑर्थोडॉक्स और फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक स्कूल है। उनके जो कोर आइडियोलॉजी है वो अल्टीमेटली जो है ना एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम को सपोर्ट करती है, उसको प्रमोट करती है। तबलीगी जमात जो यहाँ पर जो देवबंद का ऑफशूट है, आप यूरोप में जाके चेक करें, यूरोप के तकरीबन, मेरा एक आर्टिकल है मैंने उसमें सारे डेटा दिए हैं, 80% जिहादियों का तबलीगी जमात बैकग्राउंड है। पाकिस्तान का एक जो फॉर्मर ISI का चीफ था जावेद नासिर, वो तबलीगी जमात का मेंबर था, ठीक है। इसके लिए आपका जो है स्ट्रैटफर्ड ने एक रिपोर्ट निकाली थी, स्कॉट स्टीवर्ट ने उसको लिखा था, उसके अंदर कहा था कि तबलीगी जमात इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड, वो रिक्रूटमेंट के लिए ग्राउंड्स तैयार करती है। जो निकल के आते हैं तबलीगी जमात से, फिर ये जो टेररिस्ट मूवमेंट्स है उनके अंदर ज्वाइन करते हैं। देवबंद जो है, देवबंद के अंदर मुत्तकी नहीं गया है, इससे पहले भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी गया था, मैं उसका नाम लूंगा तो आपको और मजा आएगा। जब मौलाना मसूद अजहर यहाँ पर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने भी देवबंद की यात्रा की थी जा करके, क्योंकि देवबंद जो है ना बड़ी मुकद्दस और बड़ी पाक जगह है। आपके पूरे जो देवबंद ये जो ग्रुप्स हैं इन सब के लिए, ये जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, सिपाही लश्कर जंगवी, सिपाही साहबा, ये सब देवबंदी आउटफिट्स हैं। हरकतुल मुजाहिदीन हो गया, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी हो गया, हरकतुल अंसार हो गया, ये सब तो देवबंदी आउटफिट्स हैं। उनकी मीटिंग क्यों नहीं कराते इनके साथ? किनके साथ?
ये देवबंद वालों तो के उसमें साथ। फर्क ये आ गया कि देखिए भारत का देवबंद अपने आप को ऑफिशियली उनसे डिसोसिएट कर चुका है। अच्छा। इन्होंने जो है एक फतवा भी दिया था टेररिज्म के अगेंस्ट, सुसाइड बॉम्बिंग के अगेंस्ट, वो ठीक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकल लेवल पर देवबंद आज भी जो है ना बड़ा एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म की रेडिकल फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक विचारधारा है, ठीक है ना, उससे कभी वो डिसोसिएट करेंगे नहीं। कश्मीर के अंदर भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि साहब वहाबी मौलवी आ गए, आप उनको हटाने के लिए देवबंदियों को आगे कर दीजिए। जैसे ही देवबंदियों को आगे किया, उन्होंने उससे भी ज़्यादा काम खराब किया वहाँ पर। जो कहते हैं ना, जैसे एक हमारे उसमें कहते हैं कि एक सांपनाथ तो दूसरा नागनाथ, ठीक है। तो उन्होंने जो रेडिकलाइजेशन किया पूंछ राजौरी के अंदर, आज आप देखें पूंछ राजौरी में क्या हाल हो रखे हैं। वहाँ पर जो पहाड़ी और जो गुज्जर कम्युनिटी वगैरह थी, गुज्जर मुसलमान थे, वो इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं। तो इसलिए आप देवबंद को अगर इसके बीच में लेकर के आते हैं तालिबान के साथ एंगेजमेंट में, तो अल्टीमेटली फिर देवबंद उस चीज़ को, वो कहते हैं ना, जो इस्लामिक रेडिकल मौलवी है वो उसको हाईजैक करेंगे। नहीं, उसमें थ्योरी सर ये मानी जाती है ना कि देवबंद जो है उसका तो हमारा जो लोग मानते हैं कि भाई ये तो हमारे कंट्रोल में है, जो हम कहेंगे, जो भारत कहेगा, जो भारत की खुफिया एजेंसीज हैं, उनके जो चीफ हैं या जो उनके जो जेम्स बॉन्ड हैं, वो अगर वो कहेंगे कुछ बात तो वो उनको बता देंगे कि भाई आप ऐसे ही करो। इतने कंट्रोल में है तो आप फिर उनसे स्टेटमेंट दिलवा दीजिए आपके जिहाद के अगेंस्ट और सारी की सारी बातें जो जिहाद के अगेंस्ट तो बोला ही होगा उन्होंने। नहीं, और जो कोर इश्यूज हैं आपके जो इस्लामिक, मैं उन पर मैं रिलीजियस मैटर्स में पढ़ना नहीं चाहता, बिकॉज वो एक डेंजरस जोन है, ठीक है क्या, ठीक है। और आप जो है नुपुर शर्मा का हाल देख ही चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं उन इश्यूज में जाना नहीं चाहता। तो लेकिन आप वो, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है, उनसे। तो इसलिए तो मतलब आपका कहना ये है कि क्यों फालतू में बिना मतलब बात उसकी में, जरूरत नहीं है ना, देखिए उसकी जरूरत नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के लेवल पे बात कर सकते हो, फालतू का सॉफ्ट पावर का झुंझुना बनाने की जरूरत नहीं है। वही तो बात है ना, आपको इस तरह की भावुकता दिखाने की जरूरत नहीं है। और क्या आप कैपेबल नहीं हो अपने इंटरेस्ट उनको कन्वे करने के लिए? तालिबान से हम क्या चाहते हैं? आपको क्या देवबंदी मौलवियों की और उनके आकाओं की, मौलानाओं की ज़रूरत है कि ये बताने के लिए कि भाई, या तो मुझे लगता है कि शायद आपको लगता है कि आपको हिंदी नहीं आती, अंग्रेज़ी नहीं आती, या उर्दू नहीं आती, या बोलने में कोई असमर्थता है। अगर ऐसी कोई समस्या है इस तरह से तो बात अलग है, बाकी तो कोई मुझे रीज़न नहीं लगता कि आप इसमें जो है देवबंद को आगे करें। और मुझे तो ताज्जुब ये हुआ कि जब ये हुआ तो उसके बाद प्रोमिनेंट कई सारे हमारे थिंक टैंक्स में काम करने वाले एनालिस्ट जो कि पीएचडी कर चुके हैं, टेररिज्म पर लिखते हैं और बड़े सम्मानित जगहों पर बुलाए जाते हैं, वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि देवबंद अ डोयन ऑफ पीस एंड कम्युनल हार्मनी। से भाई थोड़ा सा इतिहास पर भी गौर करके देख लें, देवबंद के क्या है। वही बात हो गई ना, मतलब या तो फिर वो उनको जानी दुश्मन या फिर यारों के यार, वो उनको लिख रहे हैं। बड़े बड़े थिंक टैंक्स के अंदर इस तरह के आर्टिकल छपे थे। आई थिंक एक तो आई गेस मतलब पता नहीं क्या ORF में आया था, किसमें आई डोंट रिमेंबर। मतलब ये बात, ये देखो आप सिर्फ ये जो राइट विंग वाले हैं सिर्फ ये वाले एक्सट्रीम में नहीं जा रहे हैं, लेफ्ट वाले उल्टे जा रहे हैं। वो वैसे तो तारीफ करते थे इन लोगों की, राइट विंग वाले तो कुछ अलग ही, देखिए राइट विंग वाले तो अलग ही जोन में जा रहे हैं। आपने एक पुराना गाना सुना होगा, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ठीक है। तो वो तो कहता ना, वो लाल दुपट्टा हवा में ही उड़ रहा है, ठीक है। अब वो किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। वो एक अलग, वो मतलब वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका क्या सोसाइटी पर इम्पैक्ट हो रहा है, वो पता ही नहीं है किसी को, ठीक है। तो वो भाई हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ठीक है, एक आइवरी टावर्स में है। लेफ्ट वालों का तो हमें पता ही है, उनका तो जो है मतलब जो भी इंडिया का इंटरेस्ट होता है उसके उल्टा ही जाना है उनको। वो पूछ रहे कि इंडिया के वुमेन जर्नलिस्ट को क्यों नहीं घुसने दिया, और वो सब तो वो इसलिए। और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग ताजुब की बात है कि ये जो सो कॉल्ड जो राइट विंग के लोग हैं वो भी जो है अब इस तरह की नैरेटिव्स को बाय करने लगे हैं कि साहब जो है नहीं, देवबंद को आप आगे लेकर के आइए, बड़ा नहीं, ये तो मतलब वो वाली बात होगी इनमें। और जो लेफ्ट विंग वाले थे जो कांग्रेस के टाइम पे एकदम दरबारी थे, उनमें और आज के जो राइट विंग की एक बहुत बड़ा पोर्शन है, खासकर सोशल मीडिया पे, जो इनको जो पहले अंधभक्त बोलना जिनको गलत लगता था, लेकिन आज वो तो प्रूव कर चुके हैं अपने आप को, उनको तो कोई दिखता ही नहीं है कुछ भी, एकदम अंधे हो चुके हैं वो। तो ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, जो इस वाले दरबारी हैं चाहे उस वाले दरबारी हों। भाई देखिए, अगर दरबारी नहीं होंगे तो राजा कैसे काम करेगा? दरबारियों का होना ज़रूरी है राज चलने के लिए। तो इसलिए आई थिंक, मतलब मैं ये कहूँगा कि तालिबान के साथ आप करिए, ज़रूरी है तालिबान को एंगेज करना। क्या उनके बीच में अगर झगड़े होंगे तो ठीक है, हमारे लिए अच्छी चीज़ है, बट देन यू मस्ट हैव अ स्ट्रैटेजी। आपके पास कोई
अब किस जो बात जिन पर करनी चाहिए वो तो हमने कभी की नहीं कि आपका एंड गेम क्या है तालिबान को एंगेज करने के पीछे, आपके पास रोड मैप क्या है उस एंड गेम को अचीव करने के लिए, आपके पश्तून इश्यूज़ पर क्या थॉट हैं, क्या आपने कभी एक भी स्टेटमेंट दिया पश्तून इश्यूज़ के ऊपर हमारी सरकार ने कि भाई पश्तून एरियाज़ जो हैं उन पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता, वो अफ़गानिस्तान के एरियाज़ हैं, उनको लौटाए जाने चाहिए, पाकिस्तान जो है पश्तून एरियाज़ के अंदर कल्चरल जेनोसाइड कर रहा है, क्या ऑफिशियल लेवल पर मतलब हमारी जो मिनिस्ट्रीज वगैरह से कभी कोई स्टेटमेंट आया इनके ऊपर? अभी तो बलूच वालों को जो इन्होंने टेररिस्ट घोषित किया अमेरिका ने, उसने क्या फालतू का स्टेटमेंट दिया था भारत के MEA ने, मैंने उसको फॉलो नहीं किया, स्टेटमेंट दिया मतलब ऐसा ही कुछ कि हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे जैसे देते हैं इस तरह के हम देख रहे हैं, देखिए हम देखेंगे। पाकिस्तान और टर्की तो आपके यहाँ पर अगर जो है ना एक छोटा सा कुत्ते को किसी को छींक भी आ जाती है तो तुरंत कह देता है कि साहब बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आप जो है इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं उस पर वही लुंज पुंज जो है स्टेटमेंट जो है अगर उसमें रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, क्या ऐसे ना। तो आप जो है ना ये उस सिंड्रोम से बाहर निकलना पड़ेगा आपको थोड़ा सा जो है ना क्या, और एक अगर आपका कोई एंड गेम है तो बताइए। आप अगर पश्तून इश्यूज़ पर आप बात कर रहे हैं तो आपके पास पहली बात तो पश्तून इश्यूज़ पर एक्सपर्ट कितने हैं हमारे यहाँ पर, मुझे बताइए। आई डाउट मुझे अगर कोई एक्सपर्ट होगा, मैंने तो किसी को देखा नहीं इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट फाइंडिंग्स के साथ कुछ लिखते हुए करते हुए। आई थिंक एक आध एम्बेसडर जरूर, तिलक देवेश्वर हैं वो, अच्छा वो बलूच इश्यूज़ के ऊपर नहीं, उन्होंने बलूच पे भी लिखा है और पश्तून के ऊपर भी बहुत बढ़िया बुक लिखी है उन्होंने। हाँ। तो एक वो है, बाकी उसके अलावा मतलब इनको अगर आपको करना है तो फिर यू हैव टू कुछ ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, क्या ना। अब आप देखिए, अब देवबंद की यात्रा तो आपने करवा दी, ठीक है, वहाँ पर जो है ना आपका तीर्थाटन करवा दिया, देव दर्शन करवा दिया पूरा का पूरा, ठीक है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑफिशियल लेवल पर सब कुछ हो रहा है। और अगर यही कांग्रेस की सरकार होती है, मैंने एक और दूसरे कॉन्वर्सेशन में भी कहा था, तो बीजेपी वाले तो आग लगा देते हैं कि भाई ये कैसे, ये तो अपीसमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है अगर कहा जाए कि साहब पश्तून इश्यूज के ऊपर आप कोई कॉन्क्रीट सॉलिड स्टेटमेंट दीजिए, जैसे बलूच मैटर है, बलूच के ऊपर एक बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था, उसके बाद तो कहीं कुछ कोई कहता ना, कोई पता ही नहीं कि अब हवा में ही चीजें उड़ रही है, वही हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। लेकिन अब वही है, अब लोग बोल देंगे कि भाई बोलने से क्या होता है, क्या पता, तुमको क्या पता है कि कितने $1 बिलियन जा रहे हैं जो बलूच फ्रीडम फाइटर्स को। एक प्रोपेगेंडा वॉर भी होता है, अगर बोलने से कुछ नहीं होता तो पहले क्यों बोला, बोल रहा है, नहीं तो पहले क्यों बोला, और दूसरा जो है तो या तो वो गलती थी या अब गलती है। वही तो पाकिस्तान और टर्की भी तो बोल रहे हैं ना आपके ऊपर, क्या अमेरिकन भी बोलते हैं, आपके अंदर थोड़ा सा भी कुछ होता है, किसी चर्च का ताला भी टूट जाता है तो तुरंत वहां से रिपोर्ट निकल जाती है कि साहब यहाँ पर जो है माइनॉरिटीज पर एट्रोसिटीज हो रही है। तो आप इसलिए देखिए कुछ चीज़ों पर और थोड़ा सा सीरियसली काम करना चाहिए, और वही वाली बात कि वहाँ पर हम कितने एक्शन करवा रहे हैं, कितने $1 बिलियन जा रहे हैं, वो फिर अगेन जो भी ये कह रहा है उसको पूछो आप जाकर के भाई आपको किसने कहा था, आपको कौन से एजेंसी चीफ ने कॉल करके ये बताया था कि इतने रुपये जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं। और तो आप उसमें ये कोइंसिडेंस है, ठीक है, कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है और वहाँ पर कुछ टेरर ग्रुप्स हैं वो उनके अगेंस्ट ब्लास्ट कर रहे हैं। कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज टॉट एंड द फर्स्ट दैट इज फॉरगॉटन। और अगर ये ऐसा कुछ हो भी रहा है तो उसके भी आप इतिहास में जा कर के देखें कि भाई जो है कि आपका 2008 के अंदर मुंबई वाले अटैक्स हुए थे, ठीक है, उसका हमने जो है उस तरह से डायरेक्टली कोई रिटेलिएशन नहीं आया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ आप वो भी अब सभी को पता ही है, 2014 का पेशावर ब्लास्ट वगैरह, फिर वो मैरियट होटल की बॉम्बिंग्स वगैरह, सर से मुझे डेट्स अभी क्लियर नहीं हो पा रही, तो अब इसलिए तो वो भी मतलब कांग्रेस वाले भी क्लेम करते ही है ना कि हम भी करते थे लेकिन ऐसे क्लेम नहीं करते थे। यस। तो इसलिए जो है ना ये रूटीन प्रैक्टिसेस होती हैं इस फील्ड के अंदर, तो ज़्यादा इनको पॉलिटिसाइज करके जो है ना सर से वही लाल दुपट्टे की तरफ उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सर एक और बल्कि 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं जो बहुत ही चिंताजनक हैं, एटलीस्ट मैं समझता हूं कि चिंताजनक हैं। एक हमारा जो बेस था तजाकिस्तान में आयनी एयर बेस का, वो उसकी अभी खबर आई हमारे पास कि 2025 में वो लीज जो है अभी आई है, 2022 में वो ख़त्म हो चुका है, हमारा जो सारा वहाँ से मूव कर चुके हैं। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक एयर बेस था हमारा जो हमको लीज़ पे मिला हुआ था, और अभी 3 साल बाद हमको पता चल रहा है, मतलब पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हो चुकी हैं और जो हमको पता ही नहीं है। तो एक वो कि क्या इम्पोर्टेंस थी उस एयर बेस की हमारे लिए और ये कितना बड़ा लॉस है या नहीं है। दूसरा ये कि जो आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में जो ट्रंप का कॉरिडोर बना है, एक तरीके से उसको ट्रंप कॉरिडोर
ने ब्रांड किया है उसने, वहाँ से जो हमारी शिपमेंट्स जाती थी जो ईरान में चबहार के थ्रू आर्मीनिया या जॉर्जिया और सेंट्रल एशिया में, तो उस पे भी क्या फ़र्क पड़ेगा, किस टाइप की चीज़ें वहाँ पे होने वाली हैं। तो ये 2 डेवलपमेंट्स भी जो नेगेटिव गई हैं हमारे खिलाफ, तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, जो आईनी का जो एयरबेस था ताजिकिस्तान के अंदर, आई थिंक 2002 इट स्टार्टेड, ठीक है, और वो एक उसकी हमारे लिए एक यूटिलिटी थी, बिकॉज उन दिनों भारत तालिबान के अगेंस्ट नर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता था ताजिकिस्तान उस एरिया से, है ना, तो इसलिए वहाँ पर हमारे लिए एक बेस होना ज़रूरी था, ठीक है ना। और दूसरा जो है, अहमद शाह मसूद को अगर आपको याद हो, जब उसको अलकायदा वालों ने आकर के उसको सुसाइड बॉम्बर्स ने मारा था, तो उसको जिस हॉस्पिटल में ले गए थे वो भी इंडियंस ही मैनेज कर रहे थे ना। ये सारी बातें डायरेक्टरेट एस वगैरह के अंदर भी लोगों ने अच्छी, स्टीव कॉल ने डिटेल में मेंशन की हैं। अब बात ये है कि उसकी अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि साहब उसकी लीज ख़त्म हो गई इसलिए वो ये हो गया, ठीक है। अब जो अनऑफिशियल बात आती है, कई सारे वो ये कहते हैं कि साहब इंडिया कोई बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया चीज़ें ताजिकिस्तान के साथ में, और हम लोगों के पास में एक क्लैरिटी नहीं थी कि उस बेस का क्या करना है, क्या कर रहे हैं, क्या उसको, कई सारे लोग तो बड़े उसको लेकर के उदासीन थे कि साहब उसका फ़ायदा ही क्या है। हाँ ठीक है, उसमें कुछ इश्यूज़ थे कि ठीक है आपको, बिकॉज बीच में पाकिस्तान था, तो इसलिए आप डायरेक्टली फ्लाई करके वहाँ पर अपने हथियार नहीं लेके जा सकते, आपको इधर से होकर के जाना पड़ता था, ईरान वीरान से, वहाँ से 3-4 कंट्रीज़ क्रॉस करके से ना, तो लेकिन आप ऐसे वहाँ पर जा नहीं सकते थे, ये सारे इश्यूज़ थे। और इसलिए कई सारे लोग कहते हैं कि साहब उसकी हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं बची थी। तब तो और भी ज़्यादा यूटिलिटी है कि भैया अगर आप डायरेक्टली नहीं जा पा रहे हो तो वहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ। यस, तो मैं ये उसी तो पर, कॉमन मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये तो कैसी अभी बेकार सी रीजनिंग कई है। सारे जनरल्स आपको कहेंगे कि साहब अब तो चूंकि तालिबान के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे हो गए हैं, तालिबान आपका दुश्मन नहीं है, तो इसलिए अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब आपको बग़राम मिल रहा है, तो फिर आपको उसकी क्या ज़रूरत है? कहाँ मिल रहा है बग़राम, कहाँ मिल रहा है? देखिए, तो मैं अब यूएस को तो मिल नहीं रहा, मेरी समस्या ये कि एज ए ह्यूमन एनालिस्ट, अब देखिए मैं कोई एआई तो हूँ नहीं, ठीक है, अब एज ए ह्यूमन एनालिस्ट मैं एक बार में एक चीज़ को एनालाइज कर जाता हूँ, लेकिन हमारे जो कहते हैं ना बड़े इंटेलिजेंट एनालिस्ट हैं भारत के, जो अपने वो इतनी लंबी छलांग लगाते हैं एक बार के अंदर ही, मतलब जो सारे कंप्यूटर्स को आप फेल कर दें, क्या करते हैं ना, कि आपने तालिबान से भी दोस्ती करवा दी, बग़राम भी ले लिया आपने, और आगे किस लेवल पर जाएंगे मैंने वो शायद मैं फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए हो सकता है वो एक लेवल और भी आगे चले गए हों। लेकिन सबसे पहली बात ये कि देखिए, एक तो ये कि मेरी नज़र में ये बेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक तो ये वाखान के बड़ा करीब है, ठीक है। दूसरा, आप वहाँ से चाइना, सेंट्रल एशिया जो है ना, बड़ा एक क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिकली बहुत सेंसिटिव जगह है, और भारत की सुरक्षा के लिए हिस्टोरिकली सेंट्रल एशिया हमारा एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जगह रही है, ठीक है। इनफैक्ट इवन जो है आपका नेहरू इंदिरा के टाइम में, जो कांग्रेस टाइम से, तब भी जो है ना आप देखें तो भारत का बिकॉज ऑफ दैट सोवियत कनेक्शन सेंट्रल एशिया के अंदर हमारा गुडविल भी बहुत अच्छा था, हमारा प्रेजेंस भी बहुत अच्छा था। आज भी आप जाइए सेंट्रल एशिया के अंदर, तो वो पुराने जो कनेक्शंस है ना, क्या लोगों के जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है राज कपूर के टाइम का, और वो जिंदा है। मैंने खुद ने देखा है ये चीज़ के असर से, और लोग आपके वहाँ के आपको बड़ा प्यार करते हैं। वहाँ पर इस्लामिक कट्टरपंथ उस तरह से नहीं है जिस तरह से आपको जो है ना कुछ वेस्ट एशिया में दिखेगा। ये सब लोग सोवियत इन्फ्लुएंस में रहे हैं, तो इन लोगों के अंदर बड़ा एक कहता है ना एक प्रोग्रेसिव उस तरह का जो है ना, उस तरह के लोग हैं, ठीक है। हालांकि अब आ रही हैं सारी वहाँ पर इस तरह की रेडिकल चीज़ें, लेकिन वहाँ की जो सरकारें जो है ना वो कट्टरवादी ताकतों के बिल्कुल खिलाफ हैं। आप जैसे तजाकिस्तान में भी देखेंगे तो गवर्नमेंट ने कई सारे मदरसों पर क्रैकडाउन किया है। उज़्बेकिस्तान का तो आपको फेमस वो अंदीजान वाला मसाकर पता ही है, वहाँ के नेशन हेड ने जो है जो सारे रेडिकल इस्लामिस्ट इकट्ठे हुए थे वहाँ पर काफ़ी उनकी कहते हैं ना एक मैसिव क्रशिंग करवाई थी क्या से। तो वहाँ की सरकारें जो हैं इन रेडिकल टेररिस्ट के खिलाफ हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो भारत को सेंट्रल एशिया के साथ एंगेजमेंट अपना कंटिन्यू रखना चाहिए था हर लेवल के ऊपर, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, चाहे वो आपका ट्रेड लेवल पर हो, या आपका डिफेंस हो, या फिर आपका सॉफ्ट पावर के ऊपर हो। वो चीज़ें जब से ये कम्युनिस्ट इरा ख़त्म हुआ सोवियत का, उसके बाद वो धीरे धीरे वो चीज़ें बड़ी कमज़ोर पड़ती गई, ठीक है। आप अगर पहले जा कर के देखें तो वहाँ पर ये तो बड़े स्टार हुआ करते थे, मिथुन चक्रवर्ती, राज कपूर वगैरह, पर ये लोग बड़े सेलिब्रिटी थे, ठीक है। आज भी लोग, मतलब आप उनको जा कर के पूछें तो उनकी जो जनरेशन है वो हमारी बॉलीवुड मूवीज़ की सीता और गीता की और उन्हीं की बात करती है। तो वो एक एंगेजमेंट हम लोगों का था, हिस्टोरिकल एंगेजमेंट है। तो ये हमारा एक बेस वहाँ पर था, ठीक है। ये बेस किस लिए हमारे लिए ज़रूरी था वो मैंने आपको बताया कि आप वहाँ से पाकिस्तान, अपने सुखोईज वहाँ पर अगर आपके डिप्लॉयड हैं तो वहाँ से आप पाकिस्तान के ऊपर टाइट कर सकते हैं उनको। अगर इधर से वॉर छिड़ता है तो वो फ्रंट आप खोल सकते हैं पाकिस्तान को प्रॉब्लम करने के लिए। दूसरा, वहाँ पर अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है ताजिकिस्तान के अंदर, अभी जैसा कि कहा जा रहा है
यही बात आ रही है कि जो प्रिंट में जो न्यूज़ आई है वो तो यही है कि रशिया और चाइना के प्रेशर की वजह से अब अगर ये भी हुआ है सर से, ठीक है, तो ये तो हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ना और तो वो तो एक तरह से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ना हुआ, और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ना तो फिर वो हमारे क्या काम आएगा। तो होना ये चाहिए था कि हम उस बेस को ना सिर्फ मेंटेन करते, ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ अच्छी डिप्लोमेसी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उनको डेवलपमेंट असिस्टेंस देना। देखिए आपने अफगानिस्तान में इतना पैसा लगाया डेवलपमेंट का, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट मिला आपको? आपने इतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पर किए, वहाँ तो आपको कुछ रिजल्ट मिला नहीं, ठीक है, वो वापस तालिबान आ गए, सब कुछ हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। लेकिन आप कुछ अगर ये सारी चीज़ें सेंट्रल एशिया में भी ये एंगेजमेंट्स रखते इस तरह के डेवलपमेंट एड की, असिस्टेंस के, तो मुझे लगता है वो कंपैरेटिवली स्टेबल कंट्रीज़ हैं और वो भी रेडिकल इस्लाम से थ्रेटेंड फील करते हैं, तो आपके इंटरेस्ट उनके साथ कन्वर्ज करते हैं, तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा होता। तो वहाँ पर हमने तो उस फील्ड को ही छोड़ दिया, मैदान को ही छोड़ दिया कि भाई अब हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं तालिबान से दोस्ती होगी, भाई मुझे बताइए कहाँ दोस्ती होगी? ठीक है, वो यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर आ गए, थोड़ा देव दर्शन कर लिया, यहाँ पर तीर्थाटन कर लिया जा करके, और आपके साथ जो है अपना काजू बादाम खा के चले गए, दैट डजंट मीन कि आपकी उनसे दोस्ती हो गई है। तो क्या हमको बगराम एयरबेस नहीं मिलेगा? बगराम एयरबेस नहीं, मुझे बताइए पहली बात तो क्यों मिलेगा? आप क्या हैं मुझे बताइए, आप मतलब आपकी क्या जीडीपी $19 ट्रिलियन की है, या आपके पास जो है कुछ बहुत नहीं, हमारी दोस्ती हो गई जैसे अब। हाँ नहीं, दोस्ती अगर मिल भी गया, आप मुझे बताइए उनसे, तो आपको वहाँ पर रहने कौन देगा मुझे बताइए। देखिए बगराम एयरबेस जिसके लिए कहते हैं ना अमेरिका, चाइना, ऐसे ग्लोबल पावर्स के बीच में टफ कंपटीशन है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि ये सारे पावर्स आपको वहाँ पर सर्वाइव करने देंगे? पाकिस्तान जो है, जो हमारी कॉन्सुलेट जो थी वहाँ पर, एम्बेसी जो थी उसमें कंधार के अंदर, और आपका सॉरी उसमें जो ब्लास्ट करवाया था 2008 में, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, जलालाबाद है यहाँ पर, वो पाकिस्तान वहाँ पर रेगुलर ब्लास्ट करवाता था। क्या उनके एसेट्स अभी नहीं होंगे वहाँ पर? आपकी जो फोर्सेज हैं वहाँ पर, ये लोग रोज़ सुसाइड बॉम्बिंग करवाएंगे। और दूसरी बात जो है, आपकी बॉडी बैग्स आएंगे, ठीक है, वहाँ पर। आप मुझे बताइए, आपको अगर मिल भी गया तो आप करेंगे क्या उसका? आपके पास एंड गेम क्या है? क्या आपको ईरान में ऑपरेशंस करने हैं? क्या आपको अफगानिस्तान में ऑपरेशंस कुछ करना है? या आपको बलूचियों वाले थिएटर को एक्टिवेट करना है? आप करेंगे क्या? आप वहाँ पर जा करके बैठ करके मतलब जो है ना ताश के पत्ते खेलने तो जा नहीं रहे वहाँ पर। बगराम एयरबेस लेके कुछ एंड गेम भी तो होना चाहिए ना, क्या से मतलब इतना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे। ओके, अब मैं इस पर मैं क्या कहूँ, देखिए इस पर बहुत अच्छे वक्ता हैं अभी जो इस पर विचार व्यक्त कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसे शायद मेरे में उतनी क्षमता नहीं है या मेरा ज्ञान उतना है नहीं कि मैं इस पर कुछ कह सकूं। आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो पाकिस्तान के 4 टुकड़े? नहीं, इमेजिन तो देखिए मतलब बीइंग एन एनालिस्ट, अगर मैं होता शायद किसी पावर की पोजीशन के अंदर, तो मैं ज़रूर इस पर विचार भी करता। मैं इसके लिए एक तो आप ऐसे कैसे सोच रहे हो कि जो अभी पावर में वो उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं? इमेजिन करें ना, देखिए ख्यालों पर किसका बस चला है, क्या आप रखे तो आप क्या एग्जीक्यूशन कैसा रहता आपका? एग्जीक्यूशन वो तो फिर आप लेते बगराम एयरबेस? तो उस पर देखिए ये तो सारी वो बातें, ये होता तो वो होता, ये होता तो वो होता, तो वो तुम होती तो ये होता, उस पर हम बात करके फायदा भी क्या? सिद्धू कहता है ना, मेरी चाची की मूंछें होती तो मुझे चाचा ना कहता। यस, तो अब आप देखिए ये तो सारी वो बातें हैं ना कि क्या, बट टू बी सीरियस मतलब क्वेश्चन देखिए, फिर तो वो भी बात होती कि भाई भारत के अंदर जो है आपकी ये बेरोजगारी की समस्या नहीं होती, भारत के अंदर जो है सारी रोड्स आपकी क्लीन होती, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वैसा होता, आप उतने स्ट्रांग होते इंटरनली कि आप इंटरनेशनली पावर प्ले में पार्ट ले सकते थे, फोर्स प्रोजेक्ट कर सकते थे। बट वो सारी चीज़ें तो नहीं है ना आपकी, तो अंदर की जो है इतने जो है खड्डे, मतलब लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी इतने गहरे खड्डे और यहाँ पर नालियाँ हैं कि आप उन्हीं के अंदर जो है फंस करके रह गए। आप बाहर क्या करेंगे? तो ये तो काफी मतलब ब्लैक पिल्ड आपका ये होता जा रहा है। तो आउटलुक क्या चल रहा है मतलब ये? नहीं तो मैं क्या देखिए मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। हाँ। वो तो अब कहने को तो ठीक है भाई, हम तो ये भी चाहते हैं कि आपका जो ठीक है भारत, तो जो बातें आती है अखंड भारत की, तो भारत का साम्राज्य जो है आधा अफगानिस्तान भी हमारे पास था बिल्कुल, एक ज़माने में था बिल्कुल। आपका जो गंधार, नरेश और ये सब बातें हम जो सुनते हैं हमारे, तो डेफिनेटली वो ज्योग्राफी का पार्ट था। बट क्या अब है क्या? रियलिटी कुछ और है ना क्या? तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट। क्या करना चाहिए अभी भारत को फॉरेन पॉलिसी? हाँ बिल्कुल, एक आपका वो मैंने पॉइंट आपने क्वेश्चन पूछा था वो ट्रम्प कॉरिडोर वाला। देखिए उसमें ये है कि अब वो बेसिकली अर्मेनियंस जो है ना बहुत एक नाजुक स्थिति में थे बीच में। अर्मेनियंस के सामने समस्या थी, इस तरफ तुर्की
जो अंकारा का जो रीसेंट एक्टिविज़म है खलीफा बनने का, वो इधर अज़रबैजान की फ़ौज बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है, उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया है इसके अंदर, ड्रोन्स वोन्स और इन सभी चीज़ों के अंदर। उनकी इजराइल के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। अर्मेनिया के साथ ईरान था, ठीक है। अर्मेनिया की फ़ौज जो है अज़रबैजान के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर और बहुत ही बेकार स्थिति के अंदर है। तो उनकी 2 बार उनकी जंग हुई इनसे, अज़रबैजान के, इन्होंने उनकी टेरिटरीज़ कैप्चर की। उसके बाद कुछ समय तक अर्मेनिया में ये विचार चला कि भाई रशिया उनको आकर के बचाएगा, रूस जो कि ट्रेडिशनली उनकी मदद करता रहा है, लेकिन रूस कहीं और पर एंगेज्ड है, तो रूस अभी शायद उतनी वेयर विदॉल नहीं है या उनकी प्रायोरिटीज़ में नहीं आता है, तो इसलिए रूस की तरफ से उनको कुछ खास सहायता मिली नहीं। तो इन्होंने फिर जो है अपनी कुछ फ्लर्टेशन शुरू कर दिए यूरोपियन यूनियन के साथ, उधर अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ, इधर कुछ भारत के साथ भी जो है थोड़ा बहुत खेल शुरू हो गया। जैसे भाई और कुछ नहीं तो जा कर के बॉल रूम डांस ही कर लेते हैं, प्रॉपर अफेयर नहीं तो आप एटलीस्ट कुछ देर एक डेट पर चले गए ना। वो अब उसमें भी जो है यहाँ से कुछ बातें काफ़ी होने लगी कि भाई आप जो है ब्रह्मोस वगैरह दिया, हाँ, इंडिया उनको वेपन्स दे रहा है, ये कर रहा है, तो उससे उनको लगा कि भाई ठीक है, तो अच्छी चीज़ें हो रही, डिफेंस पार्टनरशिप हुई। अब लेकिन उनको समस्या ये कि साहब चलो हथियार तो आ जाएंगे हमारे पास, लेकिन इन हथियारों को मैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए, फ़ौज को उस काबिल बनाने के लिए, वो तो कम से कम उसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, उसमें तो आपका वो तो 20 साल का इन्वेस्टमेंट है क्या। मुझे एक अज़रबैजानी डिप्लोमेट मिला, उसने कहा कि उनकी सरकार ने 30 साल फ़ौज के ऊपर काम किया। 92 में वो हारे थे अर्मेनिया से, जब वो जंग हुई थी उसमें हारे थे, उसके बाद 30 साल वो चुप रहे, उन्होंने अपनी फ़ौज बिल्ड की। अब लगभग उतना नहीं तो उसका आधा समय या उसका 1/4 तो लगना ही चाहिए, और उससे पहले ही अटैक कर दिया अज़रबैजान ने, तो क्या। तो फिर उनको उम्मीद थी कि भाई वो ये एक्सप्लोर कर रहे थे कि भारत क्या क्या मदद कर सकता है। तो एक तो संभावना ये थी कि भाई भारत अपनी फ़ौज भेजे वहाँ पर, ठीक है, जैसे बूट्स ऑन ग्राउंड, जिसके लिए कुछ आधार ये जो संभावना इसलिए मजबूत हुई, उम्मीदें इसलिए जगी क्योंकि टर्की और अज़रबैजान पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। तो काफ़ी थिंक टैंक सर्कल्स में, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर जो है इसको लेकर के काफ़ी कुछ हल्ला मचने लगा। जैसे मैंने भी इसके ऊपर लिखा था, और कई सारे हमारे जो भावुक, बिल्कुल कहते हैं ना भयंकर, जो राष्ट्रभक्त किस्म की जो नई जो एक खेप आई है, उन्होंने तो जो है सीधा आपकी जो है ना एयर लैंडिंग ही करवा दी वहाँ पर, कि आपका जो है ना कि उनके साथ मिलकर के भारत ने ये कर दिया वो कर दिया। तो लेकिन फिर समय रहते अर्मेनियंस को ये क्लियर हो गया कि इंडिया के साथ मतलब बिजनेस, इंडिया इंटरेस्टेड है अपने हथियार बेचने के अंदर, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल था, और बाकी इंडिया जो है ना अपनी फ़ौज वहाँ पर क्यों भेजेगा। हमारे पास वो कैपेसिटी भी नहीं है, और हमारी खुद ही आसपास नेबरहुड में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हम अपने आप को ओवर स्ट्रेच क्यों करेंगे। साउथ कोकेशस के अंदर यहाँ इतने बड़े बड़े पावर्स वहाँ पर प्ले कर रहे हैं, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, हम अपना जियो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट वहाँ पर जो है ना बढ़ाना चाहिए। हम तो अपनी लड़ाई 3 दिन से ज़्यादा नहीं लड़ सके, तो दूसरे की जाके कहाँ लड़ेंगे। बढ़ाना ज़रूर चाहिए, लेकिन शायद उतनी काबिलियत हमारे पास, उतनी क्षमता नहीं है, ठीक है। तो वो बात उनको क्लियर होगी। अब उसके बाद दूसरा जो हमारे एनालिस्ट, कई बार मैं भी अर्मेनिया 2-3 बार गया हूँ, ठीक है, तो हमारे यहाँ से भी कुछ अच्छे वक्ता, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, क्या बड़े थिंक टैंक्स के थे, वो वहाँ पर जाते थे। काफ़ी जो हमारी जो बेसिकली जो हमारी परंपराएं हैं, भारत के गौरवशाली इतिहास, सनातन परंपराओं पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते। वो कहते थे कि भाई हम आपके साथ सिविलाइजेशनल पार्टनरशिप करना चाहते हैं, हम आपके साथ जो है ना मतलब सांस्कृतिक आधार के ऊपर मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं। अब दरअसल भारत की एक बड़ी समस्या है, भारत को ये सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध, इन शब्दों से बड़ा प्यार है, क्या है ना। अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहर की जो लोग हैं डिप्लोमेसी में, इन चीज़ों की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो अब वो जिस कंट्री का सर्वाइवल अटक रहा है, मतलब जो है जो जिस पर दोनों तरफ से कहते हैं ना बंदूकें तनी हुई है, उसको आप कहो कि भाई बैठ करके थोड़ा ध्यान कीजिए, एक नाक से सांस लीजिए, दूसरी नाक से सांस छोड़िए, तो उसको कोई ज़्यादा रुचि नहीं है इन चीज़ों में, आप समझ गए। तो फिर उनको क्लियर हो गया, फिर उनकी सरकार ने ये डिसाइड किया कि बेटर डील यही है, ये ट्रम्प आया है, इसको डील करवाने में बहुत मज़ा आता है, इसको शौक है डील करवाने का, ठीक है ना। तो आप जो है इसका यूज़ करते हुए कुछ अपना अरेंजमेंट बिठा लीजिए। तो इन्होंने तुर्की के साथ और इसके साथ समझौता कर लिया, बिकॉज अभी वो लड़ नहीं सकते, और ये कॉरिडोर बन गया। अब इस कॉरिडोर बनने के बाद जो है ना वहाँ पर तुर्की की आमद रफ्त काफ़ी बड़ी बढ़ गई है, इनका कंट्रोल बढ़ गया है, तो ईरान के लिए एक्सेस नॉर्थ में थोड़ा सा ब्लॉक हो गया, प्रॉब्लम हो गया। तो वो उसकी वजह से हमारे लिए भी जो है ना थोड़ा सा एक्सेस में वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, लेकिन चाहबार उसकी वजह से रिडंडेंट नहीं हुआ है, ठीक है।
नहीं वो तो ठीक ऑफ कोर्स वो वो डिफरेंट दूसरे, चीज है। हाँ। आप अजरबैजान से भी आपका रूट निकल सकता है, क्योंकि अजरबैजान से देखिए आपकी कोई सच कोई लड़ाई नहीं है अजरबैजान से, ठीक है, वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, लेकिन वो बहुत, अगर अजरबैजान की वो अपने कुछ मर्सिनरीज यहाँ भेजेगा या बहुत हार्डकोर लेवल पर आकर के आपके अगेंस्ट काम करेगा, उसकी संभावना मुझे कम लगती है। जैसे अजरबैजान उस तरह से एक रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्री भी नहीं है, उनकी इजराइल के साथ संबंध भी अच्छे हैं, तो शायद हम लोग अजरबैजान के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। तो और वो चाबहार से जो रूट्स निकलते हैं वो आर्मेनिया की और दूसरी तरफ से भी निकल सकते हैं, आपकी कैस्पियन सी से, उधर सेंट्रल एशिया से भी निकल सकते हैं, तो उस तरह से भी आप एंगेज कर सकते हैं। लेकिन एक और ज़्यादा गंभीर मुद्दा जो यहाँ पर वो आएगा वो ये कि हमारे और इजराइल की जो रिलेशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है ना ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप के बीच में अब बाधा बहुत बनने लगे हैं, मजबूती मतलब काफ़ी स्ट्रांगली है ना। तो वो एक बड़ा फैक्टर है, बिकॉज देखिए अल्टीमेटली तो ईरान के अंदर एक इस्लामिस्ट गवर्नमेंट है जो पूरी एक जिसको कहते हैं ना कट्टरवादी रेजिम जो है तरह से, वो आपके साथ उनकी कोई वैचारिक समानता नहीं हो सकती। इजराइल के साथ हमारी वैचारिक समानता है, हमारी एक डिफेंस पार्टनरशिप है, ट्रेड पार्टनरशिप है, लेकिन आपकी ईरान की जो गवर्नमेंट है उनके साथ कोई वैचारिक समानता नहीं हो सकती। वो कश्मीर के मुद्दे पर भी और जो हमारे यहाँ पर जो CA NRC के मुद्दे जो रहे हैं उन पर भी भारत के खिलाफ उनका एक रवैया रहा है। लेकिन ये जो चूंकि स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है, चाहे चाबहार वगैरह, उसमें आपको उनके साथ काम करना है। और ये भी तो है तो ना आप सर कैसे बैलेंस करते हैं उनके, वो क्योंकि उनका पाकिस्तान के साथ भी कोई इतना बड़ा भाईचारा नहीं है, मतलब जितना तो उसको हमको एक्सप्लॉइट, क्योंकि वो अब तो सारी जगह से घिरे हुए हैं ना। और अगर सऊदी, कतर और ये सब लोग पाकिस्तान को ही सपोर्ट करना है अल्टीमेटली, जो डिफेंस पैक्ट भी हुआ है, तो अगर उनको वहाँ करना है तो ईरान के साथ हमको रिलेशन तो मेंटेन करना ही पड़ेगा फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस। बिल्कुल, वो हम कर भी रहे हैं। आपकी ईरान के साथ जो है ना एक लव हेट टाइप, मतलब पाकिस्तान की कॉम्प्लेक्स और लव हेट टाइप की रिलेशनशिप है, ठीक है। और ईरान के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पर जो है। ये जो अभी जो आपका जो चीफ जो आपका आयतुल्लाह सर से जो लीडर है, आपका सुप्रीम लीडर, वो जाने वाला है, उसकी आगे की लीडरशिप तैयार करने की भी कई सारी बातें आ रही हैं। उसके अंदर भी IRGC का क्या रोल रहता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं तरह से। तो एक तो हमारे लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद मतलब जो है ना तरह से कि ये इसके होने से एक मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक समस्या ज़रूर बड़ी है, बट चाबहार प्रोजेक्ट के ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट ही कोलैप्स कर जाएगा इसके ऊपर, ऐसा नहीं है। एक जो नुकसान हमें ये हो सकता है वो ये है कि आर्मेनिया ने अपना डिफेंस बजट कर्टेल किया है, तो उससे जो है कि आपको हमें जो है ना सर से हमारी डिफेंस सेल्स के ऊपर, या इंडिया आर्मेनिया का जो एंगेजमेंट है, इंडिया आर्मेनिया के रिलेशंस जिस तरीके से मजबूत हो रहे थे, उसमें शायद कहीं ना कहीं कुछ एक आपको एक वीकनेस दिखे है, उसमें कुछ कहते हैं ना एक थोड़ा सा एक इरोजन नज़र आ सकता है, क्योंकि आर्मेनिया को आई थिंक पाकिस्तान और इनके बीच में भी कुछ इक्वेशंस बैठ गए। पाकिस्तान आर्मेनिया ने पाकिस्तान ने आर्मेनिया को रिकग्नाइज कर लिया, कुछ ऐसा कुछ है इधर। तो अच्छा सर, ये मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि हर जगह अगर आप देखो, चाहे ये सारे जो कंट्रीज का हमने डिस्कस किया, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम मतलब अमेरिका से अगर सही हो जाए तो बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर जगह अमेरिका की टांग अड़ रही है, और उसके साथ हमारी कोई डायरेक्ट उस टाइप की जो कंफर्टेबल रिलेशनशिप जो अभी आज के समय में होनी चाहिए थी, जो 10 साल पहले हम बातें करते थे, तो वो उस लेवल तक पहुंची नहीं, और उसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हर जगह, हर देश में, हर कंट्री में हमारे लिए फालतू में क्रिएट हो रही हैं। सो बेसिकली वी आर बैक टू 1950s, जहाँ पे इंडिया और US का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, बल्कि 1960s की अगर मैं बात करूँ, और हमारे पास ऐसा रशिया जैसा जो एक उस टाइम पे जो फोर्स था वो आज नहीं है। तो एक तरीके से तो सारे नेगेटिव ही जा रहा है हमारे लिए। तो हाँ, ये आप कह सकते हैं भाई। तो अगर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए भी अगर हम सोचें, नेशनल पर्सपेक्टिव से भी सोचें, तो ये तो मतलब US के साथ रिलेशन अच्छे करना एट मे बी सम कॉस्ट, जो हमको बियर करना चाहिए, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ नॉट गोइंग देयर इज मच वर्स फॉर अस। देखिए, सबसे पहले तो एक मैं बात कहूँगा कि हमें थोड़ा शोर कम मचाना चाहिए। एक जो हमारी कुछ आदत पड़ गई है ना कि जा करके बहुत विश्वगुरु का हम शोर मचाते हैं, फिर हमारे कई सारे मिनिस्टर्स बाहर जा कर के बहुत सरमनाइजिंग करते हैं, बड़ी एरोगेंट तरीके से लेक्चरिंग करते हैं, क्या कहते हैं ना, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों या फिर चाहे और एक्टिविस्ट हों, सोशल मीडिया एक्टर। तो वो थोड़ा कि आपकी वही भारत इतना महान है, हमारे इतिहास संस्कृति इतना महान था। तो आई थिंक उस मामले में थोड़ा सा हमें एक तो वी शुड लाई लो, ठीक है। और दूसरा जो है हमारी जो
कैपेसिटी है, हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको आंकते हुए हमें इन सारे कंट्रीज से बात करनी चाहिए। कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक लो की रहते हुए करें कि इनके साथ कैसे एंगेज किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो वो हमें उसको देखना चाहिए। और हमारे इमीडिएट नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हमें किससे थ्रेट है, रेडिकल इस्लाम से, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का क्या है, इन सब चीज़ों पर हम काम करें। फोर्स पोस्चर थोड़ा सा हम अपना स्ट्रॉन्ग करें। भाई आपका मजबूत अगर आप हैं तो वो सिर्फ बातों में नहीं, वो आपके एक्शन में दिखना चाहिए। आपकी जो आप देखिए इजराइल, सॉफ्टली कैरी अ बिग स्टिक। आप इजराइल को देखें, चाइना को देखें, वो कभी बहुत ज़्यादा जो है ना बोलते नहीं है रेडिकल इस्लाम के अगेंस्ट या इस तरीके से ना। आपने कोई मतलब इजराइल का पॉलिटिशियन ऐसा नहीं सुना होगा जो ऐसी फालतू बकवासें करता कभी है नहीं, कुछ नहीं इस्लाम के खिलाफ। वो कुछ, लेकिन हमारे यहाँ पर तो हम लोग तो अपना, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे तो कुछ बोल तो रहे हैं ना। हमने कहीं तो कुछ तो कंपनसेशन होगा ही भाई। हमने तो पूरा मूवमेंट ही चला। आप देखें अगर सोशल मीडिया स्पेसेस पर जा करके तो लोग इतना बोलते हैं इन चीज़ों के ऊपर। किसी ने तो कोई तो घर वापसी करवा रहा है, किसी ने तो जो है पूरा एक मेरा दोस्त सर इजराइल गया था 2015-16 में, तो वो बता रहा था मुझे कि वो एक ग्रुप टूर था और वहाँ पे इजरायली जो था उनका ग्रुप टूरिस्ट जो उनके साथ था, तो उसको उन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस करवाया, लव जिहाद। तो बोले यार ये तो बहुत, दिस इज़ वेरी गुड टर्म, मतलब ये तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम तो है बट ये टर्म हमको नहीं पता थी। मतलब हम कम से कम ये इस मामले में तो विश्वगुरु है ही। हाँ, शब्दों का जाल रचने के अंदर उसमें तो है ही, क्या था ये था। तो आई थिंक एक तो वो हमें कम करना चाहिए। और फिर दूसरा देखिए बात ये कि फॉरेन पॉलिसी, एक तो मुझे इस शब्द से ही कई बार जो है ना थोड़ी सी एक परेशानी होती है क्या कि तो आप फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, वो किसी भी कंट्री के आप जो है ना, देखिए सिंपल सी बात है, एक इंसान भी है, अगर उसको हेडेक हो रखा है, सर्दी जुकाम हो रखा है, तो फिर वो बाहर कुछ नहीं कर सकता है, उसके घर के अंदर समस्या है, मानसिक तनाव है। आप अपने हाउस को तो पहले इन ऑर्डर लेकर के आए, आपके अंदर अपनी वो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी ठीक करें, आप गवर्नेंस ठीक करें। कम से कम आपको चाइना को कॉपी करना चाहिए। चाइना जो है ना 30 साल तक चुप रहा, 1980 तक चाइना और भारत के बीच में कोई खास अंतर नहीं था। वो उनका जो है ना 24 वर्ड डिक्टम तंग शाओपिंग का कि बाइड योर टाइम से। तो अभी आप जब ये कहते हैं कि आपको अगर डेवलप करना है, 2047 में आपने विकसित भारत का लक्ष्य है, तो आप सीरियसली काम कर रहे हैं। आप अपनी नालियाँ देखें, अपनी सड़कें देखें, वहाँ पर तो आप कुछ कर नहीं रहे। आपने 2 महीने पहले जो सड़कें बनाई हैं वो आपकी टूट रही हैं। आप अपनी गवर्नेंस देखें, आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें, आप अपने जो है ना एजुकेशन सिस्टम को ठीक करें, और आप अभी करना शुरू करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करें, तो इनके रिजल्ट आने में तकरीबन 30 साल लग जाएंगे। देखिए अभी दुनिया जो है ना अपने जो मसलों में बहुत उलझी हुई है, हर जगह जंग खुली हुई है क्या से, तो कहीं ना कहीं आपको इस मौके का, इस स्पेस का एक फायदा भी उठाना चाहिए। ठीक है कि अगर आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, आप लड़ नहीं रहे हो तो कम से कम कुछ अपने इंटरनल मैटर्स को तो ठीक करो। और फोर्स प्रोजेक्शन, इतना तो भारत के पास कैपेबिलिटी है कि भाई हम कहते हैं ना पिटाई भी कर सकते हैं, आग भी दिखा सकते हैं जो हमें चैलेंज करे, इतना तो हमने बिल्ड किया है। पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने शो कर दिया ऑप सिंदूर के अंदर क्या। तो जहाँ ज़रूरत है फोर्स की, वहाँ फोर्स दिखाएं भी सही, और आपकी इज्जत भी होगी तब, देखिएगा उसके लिए। हाँ, अगर आप कम और बांग्लादेश और वहाँ पर कुछ एक्शन करेंगे, ये करेंगे, और उसके बाद आप अमेरिकन के साथ एंगेज करें, मैं बता रहा हूँ आपकी वो इन सब मैटर्स पर थोड़ा बातें कम और काम करेंगे तो वो आपकी इज्जत भी करेंगे। तभी उनको तो भी पता चलेगा की बात होगी ना, टेबल पे तो लेके आओ उनको कि भाई कि इनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, ये क्या कर सकते हैं क्या। तो वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जो है इस तरह से कि पाकिस्तान की गर्दन कभी भी अपने हाथ में जब्त में ले सकते हैं, अपने कंट्रोल में ले सकते, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। एंड देन वर्क ऑन योर इंटरनल स्ट्रेंथ। तो वही अपनी जो है ना लाए लो, थोड़ी सी कहते हैं ना बातों के अंदर शेर कम होना चाहिए। एक वो बड़ी अच्छी एक है उर्दू के अंदर कि भाई आपका किरदार का गाजी बन ना सका तो गुफ्तार का गाजी बना। तो मतलब एक किरदार मतलब रियल, वो कहते हैं ना गाजी, या कहते हैं फाइटर। तो इसलिए जो है जो वो रियल में नहीं बन सके, वो गुफ्तार मतलब बातें करने का गाजी कहते हैं। तो पेपर टाइगर्स और टॉक शॉप या टॉकिंग टाइगर्स बनने से बेटर है आप रियल एक्शन ओरिएंटेड काम करें। बिल्कुल, बढ़िया एडवाइस सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और लोग काफ़ी लिखते रहते हैं कि आपको बार बार हम बुलाते रहें ऐसे ही। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो शायद कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, या और आपकी नई बुक भी आएगी थोड़े दिनों में, तो उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्कार, नमस्ते।